मर्लिन, जो सबसे पावरफुल लेकिन सबसे लेजी डीमन किंग था, अपना बहुत बड़ा कर्ज उतारने के लिए मजबूरन अपनी पोजीशन से रिटायर हो गया और इंसानों के कॉन्टिनेंट चला गया। जिम्मेदारियों से भागने के लिए उसने अपनी असली ताकत छुपा ली और एक लूजर की तरह जीने लगा और धीरे धीरे शहर का सबसे बदनाम मुफ्तखोर बनकर अपना नाम बना लेता है। मर्लिन लूसिफर, हमारा हीरो, इस वक्त अपनी हफ्ते भर की रिपोर्ट लिख रहा होता है कि उसके महल के बाहर अचानक इंसानी फौज, जो चर्च स्क्वाड के नाम से जानी जाती है, उसके डीमन फौजियों से लड़ रही होती है। मर्लिन की छोटी बहन लिलिथ वहां जाकर मामला संभालने की कोशिश करती है और अपनी काली जादू की झिलमिलाहट से दुश्मनों को उलझाकर उन्हें एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर कर देती है। लेकिन एक इंसानी फौजी पर जादू का बिल्कुल भी असर नहीं होता। वो सीधा लिलिथ पर हमला करता है और बगैर डरे उसे हरा देता है। ये औरत एलिस है, जो लैंड ऑफ लाइट की 233वीं हीरो है। लिलिथ हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि उसकी मैजिक इसलिए फेल हुई क्योंकि उसकी दुश्मन भी एक औरत है। तो लिलिथ मजाक में एलिस का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। उसके कान में कहती है कि वो उसे अपनी गुड़ियों की कलेक्शन में शामिल करना चाहती है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और करे, एलिस अपनी तलवार निकालती है और उस पर पूरी ताकत से हमला कर देती है। लेकिन पहला अटैक लिलिथ ही करती है, जिससे उसे लगता है कि ये हीरो कुछ खास नहीं, बस एवरेज सी है। उसकी ये बात एलिस को गुस्सा दिलाती है और वो अपनी होली सोर्ड की पूरी ताकत खोल देती है। फिर भी लिलिथ उसे गंभीरता से नहीं लेती और ड्रैगन टेंडेंस से बने अपने बालों से होली सॉर्ड पर हमला करती है। लेकिन तलवार फौरन उसके बाल काट देती है, जो दिखाता है कि ये सॉर्ड कितनी खतरनाक है। कुछ देर में एलिस लिलिथ पर चढ़ जाती है, उसके हाथ और पैर अपनी मैजिक से बांध देती है। लिलिथ की हार के बाद इंसानी आर्मी जीत का जश्न मनाती है और जोर से चीख कर सेलिब्रेट करती है, जिसकी आवाज मर्लिन तक पहुंचती है। उसी वक्त मर्लिन का सब्र जवाब दे देता है। वो अपना पेपर वर्क एक तरफ रख देता है ताकि खुद जाकर ये हंगामा संभाले। इसी दौरान एक दुश्मन को गिराकर एलिस को डीमन किंग से लड़ने का कॉन्फिडेंस मिल जाता है। वो अपनी टीम के लीडर ग्रैंड सेज की तरफ मुड़ती है और मर्लिन के महल की तरफ मार्च करने की इजाजत मांगती है। मगर ग्रैंड सेज जिद करता है कि वो खुद डीमन किंग को खत्म करेगा, जो कि कई इंसानी फौजियों और हीरोज को मार चुका है और हर दफा उनकी जंगों के फेल होने की वजह बना है। फिर वो अपना पावरफुल हथियार दिखाता है, एक ऐसी मशीन जो वेल जैसी शक्ल में होती है, एक ऐसी ताकत जो चर्च ने एक सेंचुरी में तैयार की है। ग्रैंड सेज प्राउडली कहता है कि ये वेल इंसानी दानाई और टेक्नोलॉजी का उरूज है और चर्च का सबसे अजीम शाहकार है। वो वेल को आसमान से रिलीज करता है और हुक्म देता है कि ये रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दे। एलिस एहतजाज करती है और कहती है कि इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत नहीं, मगर ग्रैंड सेज अपने इरादे से नहीं हटता। वो सारे डीमंस का सफाया करना चाहता है और समझता है कि यही एक वॉरियर का अजीम मकसद है। वो वेल को एक्टिवेट करता है और उसका बड़ा मुंह खुलता है, जहां से एक तबाहकुन होली प्लाज्मा बीम डीमन फौजियों पर छोड़ी जाती है, जिसका मकसद उन्हें एक ही बार में राख में तब्दील करना है। इसी वक्त मर्लिन लूसिफर सामने आता है। अपनी आर्मी के सामने खुद को रखकर आसानी से उन्हें अटैक से बचा लेता है, बिना किसी नुकसान के। वो समोरा के बाल पीछे करके सेट करता है, फिर बैटलफील्ड पर कदम रखता है, सीधा जाकर एलिस के सिर पर लैंड करता है। ये तो है नेक्स्ट लेवल बेइज्जती। लिलिथ फौरन अपने भाई को गले लगा लेती है और शिकायत करती है कि ये जालिम इंसान उसे सता रहे थे, जबकि एलिस अभी भी उसके पैरों के नीचे फंसी होती है और निकलने की कोशिश कर रही होती है। आखिरकार एलिस किसी तरह बाहर निकलती है और शिकायत करना शुरू करती है, मगर मर्लिन उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और लिलिथ से पूछता है कि ये बकबक करने वाली कौन है। लिलिथ कहती है कि ये एक गार्बेज हीरो है जिसे किंगडम ने उनका शिकार करने के लिए भेजा था। मर्लिन फौरन एलिस की तरफ भागता है, उसका चेहरा करीब से देखने के लिए, एक हल्की सी मुस्कुराहट देता है, फिर आसानी से सिर्फ उंगली से उसे हवा में उड़ा देता है। वो मजाक उड़ाता है कि लैंड ऑफ लाइट अब हीरोज चुनने में बहुत ही गफलत का शिकार हो गई है, क्योंकि अब उसे हीरोज से निपटने के लिए अपनी तलवार भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे सिर्फ ऊपर वाला वेल ही इंप्रेस करता है। इसी बीच ग्रैंड सेज आगे बढ़ता है और मर्लिन से कहता है कि वो पिछली जंग की बेइज्जती का बदला लेने आया है, मगर मर्लिन को वो स्टोरी याद भी नहीं और ना ही उसे पता है ये बूढ़ा बंदा कौन है। ग्रैंड सेज उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, कहता है कि वो अकेला इंसान है जो उनकी आखिरी जंग से जिंदा निकला था और इस बात को अपनी बड़ी कामयाबी समझता है। मर्लिन आखिरकार याद करता है और पूछता है कि क्या वो वही डरपोक है जिसने अपना पैंट गीला करके जान की भीख मांगी थी और वादा किया था कि अगर मर्लिन उसे माफ कर दे तो वो ज्यादा लोग भेजेगा ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस डीमन किंग के तौर पर बेहतर बना सके। ये सुनकर हीरो और बाकी फौजी हैरान हो जाते हैं, यकीन नहीं करते कि उनका लीडर इतना नीचे गिर गया और उन्हें बेचने की कोशिश की। ग्रैंड सेज फौरन इन इल्जामों को रिजेक्ट करता है, मर्लिन को झूठा कहता है और घबराकर अपनी फौजी ताकत इकट्ठी करता है और सबकी मैजिकल एनर्जी वेल में ट्रांसफर करता है ताकि उसकी ताकत 1000 गुना बढ़ जाए। लेकिन ये सारी पावर भी मर्लिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
व्हेल के अटैक करने से पहले वो अपनी डार्क ब्लेड निकालता है और एक ही वार में पूरी चीज को तबाह कर देता है। ग्रैंड सेज के प्लान को पूरी तरह मिटा देता है। अपनी हार का एहसास करते हुए बूढ़ा फिर से घुटनों के बल गिरता है और इस दफा मर्लिन के पैरों से चिपक जाता है, अपनी जान की भीख मांगता है और सारा इल्जाम एलिस पर डाल देता है कि अटैक करने का ख्याल उसी का था। उसी वक्त महल से घंटी बजती है, जो कि हफ्तावार 7 किंगडम्स के डीमन किंग्स की मीटिंग का टाइम होता है। अब मर्लिन को अपनी वीकली रिपोर्ट जमा करनी है। ये बात उसे बहुत ज्यादा परेशान करती है। वो पैनिक में अपने बाल खींचने लगता है और महल की तरफ भाग जाता है, क्योंकि उसने एक भी लफ्ज नहीं लिखा। उसके एनिमीज ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि सबसे खौफनाक डीमन किंग असल में पेपर वर्क से डरता है। एलिस रास्ते में उसे रोकने की कोशिश करती है और याद दिलाती है कि वो अभी भी जंग के बीच में है, तो मर्लिन वहीं फौरन सब खत्म कर देता है। सारे इंसानों को मार देता है सिवाय एलिस के, जो मुश्किल से अपने आप को बचा लेती है। महल वापस जाने पर मर्लिन दूसरे डीमन किंग्स के साथ मीटिंग में शामिल होता है, जो पहले से जानते हैं कि उसने लैंड ऑफ डार्कनेस में कोई तरक्की नहीं की, ना कोई फायदा, ना कोई प्रोग्रेस, और ऑब्वियस है कि कोई रिपोर्ट भी नहीं। मर्लिन खुद को डिफेंड करता है, कहता है कि उसने पूरी इंसानी आर्मी को हरा दिया, एक बड़ी फ्लाइंग वेल को गिरा दिया और असल काम किया है, मगर किसी को परवाह नहीं। उन्हें नंबर्स और प्रॉफिट्स चाहिए, क्योंकि महल को चलाने के लिए पैसा चाहिए, लाशें नहीं। वो उसे दिखाते हैं कि बाकी डीमन किंग्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, और ये क्लियर हो जाता है कि उनके मुकाबले में मर्लिन ने कुछ भी नहीं किया, बस टाइम जाया किया। वो उसे सबसे बेकार डीमन किंग कहकर उसका अगले हफ्ते का बजट काट देते हैं और इतना मजाक उड़ाते हैं कि आखिर में मर्लिन का सब्र टूट जाता है। मर्लिन याद दिलाता है कि उसने अकेले लाखों दुश्मनों को मारा, सारा महल अकेले प्रोटेक्ट किया और इतने सालों तक बाकी 6 वीक डीमन किंग्स की हिफाजत की। उसका मानना है कि ये काम कोई और नहीं कर सकता और कहता है कि उस पर शक करना बंद करो, मगर बाकी अब भी मुतमिन नहीं होते और कहते हैं कि जब भी वो बैटलफील्ड में आता है तो बहुत नुकसान करता है। एक डीमन किंग जो लस्ट का रूलर है एक लंबी लिस्ट निकालता है जो बताती है कि मर्लिन ने अब तक 168 बार महल तबाह किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया और बैटलफील्ड पाइपलाइंस 31,000 दफा तोड़ दिए, और ये भी बताता है कि इस वजह से उन्होंने उसकी सैलरी काटनी शुरू की। सबसे बुरा ये कि इस वक्त मर्लिन पर किंगडम का 66 ट्रिलियन का कर्ज है। ये कर्ज एक्सप्लेन करता है कि सबसे ताकतवर होने के बावजूद वो पहले इतना डरा हुआ क्यों था। न वो भाग सकता है, न रिजाइन कर सकता है, उसे ये कर्ज उतारना ही पड़ेगा। मीटिंग के इस टोटल डिजास्टर के बाद मर्लिन डिसाइड करता है कि वो भाग जाए। उसका प्लान होता है कि वो डीमन किंग का महल हमेशा के लिए छोड़ दे और कर्जे से भाग जाए। वो चुपके से निकलने लगता है जब अचानक लिलिथ पीछे से आ जाती है और उसे काफी डरा देती है। वो लिलिथ के साथ अपना बड़ा प्लान शेयर करता है कि उसकी उम्मीद है कि जैसे ही वो चला जाएगा बाकी लोग समझ जाएंगे कि वो उस पर कितना डिपेंड करते थे और उसे वापस बुलाने के लिए गिड़गिड़ाएंगे। वो हंसना शुरू कर देता है अपनी शानदार वापसी को इमेजिन करके, लेकिन लिलिथ को लगता है कि उसे असल में निकाल दिया गया है। मर्लिन जिद करता है कि उसने रिजाइन किया है ताकि अपने खराब दिल को ठीक कर सके, जो कि उसके कहने के मुताबिक धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। लेकिन ये बंदा क्लियरली बहाना बना रहा है। ऐसा लगता है कि सिर्फ ताकतवर दुश्मनों को मारना ही टेम्परेरी उसके दर्द को कम करता है। अब वो दावा करता है कि वो दुनिया का सफर करेगा, सबसे ताकतवर दुश्मनों का शिकार करेगा ताकि ये मसला हमेशा के लिए खत्म कर सके। लिलिथ उसकी बात मान लेती है, लेकिन फिर भी चाहती है कि वो ना जाए, क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई बाहर की दुनिया में एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। वो लड़ाई के अलावा किसी काम का नहीं है। वो बार बार उसे रोकने की कोशिश करती है। तब मर्लिन उसे बताता है कि उस पर 66 ट्रिलियन का कर्जा है बाकी डीमन किंग्स का, और अगर वो यहाँ और देर तक रुक गया तो उसे वो सारा कर्ज चुकाने के लिए अपनी जान लगानी पड़ेगी। ये सुनकर लिलिथ फौरन अपना फैसला बदल देती है और उसे भेजने लगती है। कहती है जाके कोई नई नौकरी ढूंढो और तब तक वापस मत आना जब तक पूरा कर्ज चुका ना दो। इसी दौरान बैटलफील्ड में एलिस मुर्दा बनकर पड़ी होती है ताकि लिलिथ उसे नोटिस ना करे, जो आराम से इधर उधर घूम रही होती है। आखिर बैटलफील्ड में अब सिर्फ एलिस ही बची है, बाकी सब तो राख बन चुके हैं, तो ऑब्वियसली लिलिथ उसे देख लेगी और लिलिथ देख भी लेती है, लेकिन समझती है कि एलिस मर चुकी है। वो कहती है कि अफसोस, इतना खूबसूरत चेहरा इतनी जल्दी चला गया। लिलिथ सोचती है कि एलिस की लाश को महल ले जाए ताकि उसे अपनी गुड़ियों की कलेक्शन का हिस्सा बना सके, मगर इतनी हैवी आर्मर के साथ उसे उठाना मुश्किल होगा, तो वो डिसाइड करती है कि सिर्फ उसका सर ले जाए। लेकिन जैसे ही वो उसे बेहोश करने जाती है एलिस हिलती है और पीछे हट जाती है। लिलिथ जोर से हंस पड़ती है और बताती है कि उसे पहले से पता था कि एलिस बस नाटक कर रही है। इस दफा लिलिथ मजाक नहीं कर रही। अब उसे एलिस को सजा देनी है क्योंकि उसने उसे उसके भाई के सामने जलील किया था। एलिस
फौरन भाग जाती है। लिलिथ, जिसे बिल्ली और चूहे का खेल बहुत पसंद है, 2 भेड़िए इकट्ठा करती है ताकि इस खूबसूरत छोटी चूही का शिकार कर सकें। इसी वक्त मर्लिन समंदर के किनारे तक पहुंचता है। अब डीमन कॉन्टिनेंट से निकलने के लिए उसे डीमन सी पार करना होगा। उसे लगता है कि उसकी किस्मत जाग गई है जब दूर से ग्रैंड सेज की आर्मी की छोड़ी हुई कुछ कश्तियां देखता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है हर एक कश्ती बिल्कुल तबाह हो चुकी होती है। तभी उसे समझ आता है कि जिस तलवार से उसने दुश्मनों को खत्म किया था, उसी ने सारी कश्तियां भी उड़ा दी थीं। बदकिस्मती से डीमंस तैर नहीं सकते। हाँ, पानी के नीचे चलना एक ऑप्शन है, मगर वो भी मुश्किल है। अब मर्लिन पूरी तरह फंस गया है। सोचता है कि अब इस जगह से निकलेगा कैसे। उसके पास एक छोटी कश्ती तो है, लेकिन उसे चप्पू मारकर समंदर पार ले जाना उसके लिए बहुत मुसीबत वाला काम है। तभी एलिस भागती हुई आती है, दोनों भेड़ियों से बचती हुई। जब मौत बिल्कुल करीब होती है, तब उसे अपने मास्टर के वर्ड्स याद आते हैं कि वो कभी हीरो न बने, क्योंकि वो अभी भी कमजोर है और नॉन ह्यूमन वॉरियर्स के खिलाफ उसका कोई चांस नहीं। तब एलिस ने अपने मास्टर की बात नहीं सुनी थी, क्योंकि वो फेमस बनना चाहती थी, और बैरन स्नो माउंटेन्स में मास्टर के साथ रहने से उसे लगने लगा था कि उसे कभी अपना ड्रीम प्रिंस नहीं मिलेगा। अब जाके उसे समझ आता है कि मास्टर बिल्कुल सही था। ये दुनिया तो बहुत ज्यादा डरावनी है। वो दुआ करती है कि सिर्फ एक बार जिंदा बच जाए, वादा करती है कि दोबारा सिर्फ तब बाहर निकलेगी जब अपने स्किल्स को ठीक से रिफाइन कर लेगी। वो किसी तरह इतनी ताकत इकट्ठी कर लेती है कि एक भेड़िए को हरा देती है, लेकिन दूसरा अपनी असली डीमन शक्ल में बदल जाता है और उसे मुकम्मल तौर पर हरा देता है। मौत को नजदीक देखकर वो रहम की भीख मांगती है। चीख चीख के कहती है कि उसे मरने से पहले प्यार करना था, शादी करनी थी, बच्चे पैदा करने थे। तभी उसका सेवियर मर्लिन अचानक आसमान से नीचे आता है और कैजुअली उस डीमन भेड़िए को एक क्यूट सा बेजुबान पपी बना देता है। वो एलिस की तरफ देखता है और एक शैतानी आइडिया सोचता है कि उसे अपना गुलाम बना ले ताकि उससे फ्री मैनुअल काम करवा सके। वो एलिस को हाफ हीरो बुलाता है और कहता है कि उसने 2 बार उसकी जिंदगी बचाई है, इसलिए अब वो उसकी हो चुकी है और अपना कर्ज चुकाने के लिए उसकी गुलाम बनकर रहना होगा। एलिस कुछ समझ भी नहीं पाती कि मर्लिन उसे उठाता है और उस छोटी बोट में ले जाता है। प्लान ये होता है कि एलिस को पैडल इंजन बनाया जाए ताकि वो समंदर पार कर सके, क्योंकि लेजी मर्लिन खुद इतना काम करने के मूड में नहीं होता। क्या ये सब ऐसे ही होना था? एलिस तो सोच रही थी कि वो इविल डीमन किंग को हराएगी, शोहरत पाएगी और किसी हैंडसम प्रिंस से शादी करेगी। ये जंग तो इसलिए थी कि वो अपने हैंडसम प्रिंस का हाथ थाम सके, लेकिन असल में जो चीज उसके हाथ में है वो सिर्फ एक लकड़ी का पैडल है। दूसरी तरफ मर्लिन एलिस से कहता है कि उसे अपने स्लेव होने की पोजीशन की कद्र करनी चाहिए। कहता है कि ये एक ब्लेसिंग है, लेकिन एलिस धीरे से अपने आप से कहती है कि ये सो कॉल्ड ब्लेसिंग बिना सैलरी के और बिना रेस्ट के आती है। फिर भी वो कश्ती चलाने लगती है और कहती है कि जब वो अपने होमलैंड पहुंचेगी तो उससे इस बेइज्जती का बदला 1000 गुना लेगी। अपने गुस्से को काबू करके वो बोट बहुत तेज चलाने लगती है, लेकिन हवा और लहरों में हिलती हुई कश्ती में भी मर्लिन बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। तब उसे समझ आता है कि उसने अपना पांव कश्ती में फंसा रखा है बैलेंस बनाए रखने के लिए। दिन रात में बदल जाता है और एलिस आखिरकार इतना चप्पू मार मार के थक जाती है। वहीं मर्लिन पता नहीं कहां से एक चूल्हा निकालता है और अपने लिए एक मजेदार खाना बनाता है। वो खुशबू लेते हुए एलिस से पूछता है कि उसने कश्ती चलाना क्यों रोका, और उसे सबसे बेकार हीरो कहता है जो उसने कभी देखा हो। एलिस अब इस बंदे पर यकीन ही नहीं कर सकती। उसका सब्र खत्म हो चुका होता है। वो पैडल उसकी तरफ फेंकती है और कहती है कि वो रिजाइन करती है। उसे वापस काम पे लगाने के लिए मर्लिन उसे खाना शेयर करने का ऑफर देता है। पहले तो एलिस का ईगो उसे रोकता है, लेकिन जब उसका पेट गुड़गुड़ करता है तो वो मान जाती है और खाना खा लेती है। खाना इतना डिलिशियस होता है कि वो मर्लिन को मास्टर कहने लगती है और रोती है। मान लेती है कि उसमें बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची। गोश्त की खुशबू डीमन शार्क्स को अट्रैक्ट करती है और घबरा के एलिस सीधा मर्लिन की गोदी में घुस जाती है। मर्लिन सिर्फ एक घूर से शार्क्स को डरा के भगा देता है। एलिस हैरान होती है कि ये मॉन्स्टर्स अचानक भाग क्यों गए, तो मर्लिन मौका छोड़े बिना अपनी तारीफ करता है कि पूरे समंदर में सबसे ताकतवर चीज वो खुद है, इसलिए शार्क्स डर गए। लेकिन एलिस को लगता है कि बात कुछ और है। उसने सुना है कि इस समंदर के नीचे एक सी मॉन्स्टर रहता है और वो दुआ करती है कि उनका उससे सामना ना हो। बताते बताते वो कहती है कि उनकी शिप्स पर किसी होली ड्रैगन की पोती को लगाया गया था। ये सुनकर मर्लिन को आखिरकार समझ आता है कि एलिस की आर्मी इतनी बदबूदार क्यों थी। वो डिफेंसिव हो जाती है और बहुत लंबा लेक्चर शुरू कर देती है। बताती है कि होली ड्रैगन का पूप सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, लेकिन अब वो ड्रैगन गायब हो चुका है। अगर उसकी बातों में थोड़ा सा भी सच है तो इसका मतलब है कि अगर मर्लिन उस ड्रैगन का पूप बेच दे तो वो बगैर काम किए अपना कर्जा उतार सकता है। तो मर्लिन एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल निकालता है जो डीमन बीस्ट को बांधने के काम आता है और बताता है कि उसके पास वही होली ड्रैगन है जिसका नाम उसने बकी रखा है। अब वो बकी के पूप को बेचकर अपना कर्जा चुकाना चाहता है और थोड़ा खुश भी होता है कि उसे अब कॉन्टिनेंट छोड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन किस्मत का मजाक देखो, अचानक उसका हाथ फिसलता है और वो क्रिस्टल समंदर में गिर जाता है। अब क्रिस्टल चला गया है और मर्लिन तैर नहीं सकता। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि वो एलिस के साथ लैंड ऑफ लाइट चला जाए। आगे चलकर दोनों देखते हैं कि समंदर
अचानक बहुत शांत हो गया है। कहीं भी कोई मछली नहीं दिख रही। मर्लिन शक करता है कि आसपास कोई ताकतवर शिकारी है। जैसे ही वो ये कहता है, समंदर के नीचे से एक सी मॉन्स्टर सामने आता है, लेकिन मर्लिन उस मॉन्स्टर से लड़ता नहीं। एलिस को बताता है कि वो तैर नहीं सकता, तो एलिस खुद पहले अपनी तलवार से मॉन्स्टर पर वार करती है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मर्लिन मॉन्स्टर से रिक्वेस्ट करता है कि अपनी बेकार जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल करे, जैसे कि उन दोनों को समंदर के उस पार फेंक दे, लेकिन मॉन्स्टर उस पर थूक देता है। फिर मॉन्स्टर उनको निगलने के लिए आसपास का सारा पानी अंदर खींचने लगता है, और जैसे ही कश्ती टूटने वाली होती है, मर्लिन आखिरकार अपनी तलवार निकालता है और सिर्फ एक वार में उस मॉन्स्टर को काट देता है। मर्लिन चाहे जितना भी एरोगेंट और बेशर्म हो, अब एलिस को ये बात साफ समझ आ गई है कि मर्लिन वाकई में दुनिया का सबसे ताकतवर मखलूक है। बाकी का सफर आराम से गुजरता है और कुछ ही देर बाद वो दोनों किनारे तक पहुंच जाते हैं। मर्लिन कहता है कि ये पूरा सफर उसके लिए कितना थका देने वाला था, जबकि असल में उसने सिर्फ हर काम एलिस से करवाया। एलिस उसकी मुनाफिकत को पॉइंट आउट करती है, लेकिन मर्लिन कहता है कि उसने भी अपना हिस्सा दिया। उसने उसे अक्लमंदी से कमांड किया, वरना वो कभी जिंदा किनारे तक नहीं पहुंचते। अब मर्लिन को लगता है कि एलिस उसके किसी काम की नहीं रही, इसलिए वो उसे अपनी गुलामी से निकाल देता है। उसे कहता है कि सैड ना हो, क्योंकि ये रिश्ते तो वैसे भी लिखे नहीं गए थे। एलिस को इस बंदे की हिम्मत पर यकीन ही नहीं होता। वो चीख के कहती है कि वो उसका चेहरा दोबारा कभी देखना भी नहीं चाहती और पलट के चली जाती है, लेकिन मर्लिन फिर उसे रोकने लगता है, क्योंकि अब उसे एक और बार एलिस की मदद चाहिए। इस बार वो उसे कहता है कि अपना आर्मर उतार दे। जब एलिस इनकार करती है तो वो खुद उसका आर्मर उतार लेता है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसका कोई गलत इरादा था। असल में उसके पास एक पैसा भी नहीं है और वो एलिस का आर्मर बेचना चाहता है पैसे कमाने के लिए। वो समझता है कि उसने समंदर का मॉन्स्टर मारकर एलिस की जिंदगी बचाई है, इसलिए वो आर्मर उसका हक है, और आखिर में वो उस आर्मर के साथ भाग जाता है, एलिस को अकेली किनारे पर छोड़कर। दूसरी तरफ उसके महल में लिलिथ आराम से घूम रही होती है, पूरी यकीन के साथ कि उसका बेकार भाई जिंदगी की मुश्किलात समझने के बाद वापस उसके पास लौट आएगा। इधर एलिस जब शहर लौटती है तो उसका कोई गर्मजोशी से वेलकम नहीं होता, बल्कि उसे सीधा कोर्ट में घसीट लिया जाता है, जहां उसे अपने साथियों की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाता है। जज कहता है कि उसकी नाअहली की वजह से मर्लिन को मारने के लिए भेजी गई पूरी आर्मी तबाह हो गई, और ऊपर से उसका आर्मर भी खो गया, जो कि हीरोज की नस्लों से चलता आया था। सजा के तौर पर जज उससे हीरो की पोजीशन छीन लेता है और हुक्म देता है कि वो किंगडम को 50 मिलियन सोने के सिक्के दे। एलिस अपनी सफाई देती है कि आर्मर उससे डीमन किंग ने छीना, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। फैसला पहले से तय था। 1 साल गुजर जाता है। अब एलिस एक शिप पर दिखाई देती है, 2 पायरेट से लड़ रही होती है जो होली टियर के वॉरियर्स हैं। वो उससे एक रैंक ज्यादा ताकतवर हैं। वो मेयर की बेटी को बचाने आई है जो हॉस्टेज बनी होती है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह लड़ रही होती है कि पायरेट्स हंस हंस के पागल हो जाते हैं। जब वो दोनों उसे खत्म करने ही वाले होते हैं, तभी एक अचानक एक्सीडेंट होता है। एक आदमी आसमान से टपककर सीधा दोनों पायरेट्स के ऊपर गिरता है और दोनों को कुचल देता है। वो हैरानी से पूछता है कि वो दोनों पायरेट्स आखिर गए कहां। उसे पता ही नहीं होता कि उसने उन्हें अपने लैंड करने के वक्त ही कुचल दिया है। एलिस उसे इन्फॉर्म करती है कि वो दोनों पायरेट्स उसके पांव के नीचे हैं। ये क्लियर हो जाता है कि ये शख्स मर्लिन ही है, अपनी इंसानी भेस में। वो ये सुनकर आया है कि ये पायरेट्स होली टियर के हैं और अपने खराब दिल के दर्द को कम करने के लिए उन्हें मारना चाहता है। अटैक करने से पहले मर्लिन दोनों पायरेट्स से तमीज से माफी मांगता है कि ये कुछ पर्सनल नहीं है, और अपनी तलवार निकालकर सिर्फ एक स्लैश में उन्हें काट डालता है। उस स्लैश की शॉकवेव इतनी ज्यादा होती है कि एलिस के बुलाए गए बैकअप शिप्स भी तबाह हो जाते हैं। एलिस ने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा, इसलिए पहचाना भी नहीं, और ख्याल में चली जाती है कि शायद ये उसका वो रोमांटिक एडवेंचरर है जिसका उसने हमेशा ख्वाब देखा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है ताकि उसका चेहरा देख सके, लेकिन मर्लिन सुपरमैन की तरह उड़ जाता है इससे पहले कि वो पास पहुंच पाए। कुछ ही देर बाद एक न्यूज रिपोर्टर लाइव आकर पूरी नेशन को बताता है कि रेस्क्यू फ्लीट को किसी मिस्टीरियस क्रिमिनल ने तबाह कर दिया है, एक शख्स जो अब नाइट ब्लेड के नाम से मशहूर हो चुका है। एलिस माइक छीन लेती है और अपना बेमतलब का ओपिनियन शेयर करती है कि नाइट ब्लेड कोई क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक हीरो है जिसने होली टियर पायरेट्स को हराया। वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती है कि उसने कभी किसी को इतना ताकतवर, इतना अच्छा तलवारबाज नहीं देखा, और फिर सच में मान लेती है कि वो शख्स उसका रोल मॉडल बन गया है। घर लौटकर एलिस अपने स्टैश में 250 सोने के सिक्के और ऐड करती है, जिसे मिला के टोटल 10,000 हो जाते हैं। वो खुशी से झूम उठती है कि अब कुछ प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसकी टोटल डेट अब भी 39 करोड़ 99 लाख गोल्ड कॉइन्स है। तभी उसे हकीकत
हकीकत का दर्दनाक एहसास होता है कि वो किस कदर बुरी तरह फंस चुकी है। वो गुस्से से टेबल पर जोर से हाथ मारती है और गलती से पानी अपने गिल्ड कमीशन पेपर्स पर गिरा देती है। पेपर्स दोबारा चेक करते वक्त उसे एक नया बाउंटी नोटिस दिखता है, 5,000 सोने का इनाम एक शख्स के ऊपर जो दक्षिण में मुफ्त खौरी कर रहा है, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद मर्लिन है, उसकी वही टिपिकल स्मग स्माइल के साथ। एलिस पहले शक करती है कि कहीं ये वही डीमन किंग तो नहीं, लेकिन फौरन खुद ही उस आइडिया को डिसमिस कर देती है, क्योंकि उसका मानना है कि डीमन किंग इतनी चीप हरकत नहीं करेगा कि कहीं जाके मुफ्त का खाए। खैर, फिलहाल उसके पास और बहुत काम है। जाने से पहले एलिस अपने रूम में नाइट ब्लेड की पीठ वाली तस्वीर की वर्शिप करती है, उसे किस करती है और उससे दुआ करती है कि वो उसे इतनी लक दे दे कि वो अपना कर्ज चुका सके। वो डीमन किंग को भी जलील करती है, बद्दुआ देती है कि वो भी उससे 10 गुना ज्यादा कर्ज में डूब जाए हमेशा के लिए। शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। मर्लिन यानी वही डीमन किंग पिछले 1 साल में कंट्री भर में एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका है, मगर सबसे ज्यादा उसके ईगो को तकलीफ होती है उस बाउंटी से। सिर्फ 5,000 सोने के सिक्के। वो अब भी फार्मिंग और प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसका पेट भूख से गुड़गुड़ करता है और उसे पोज करना छोड़ना पड़ता है। वो अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने आर्मर बेचकर अमीर बनने का प्लान बनाया था, लेकिन चंद हफ्तों में सारा पैसा उड़ा दिया। तब से वो बस मुफ्तखोरी और छोटी मोटी स्कैम्स करके गुजारा कर रहा है, जो भी हो सके सर्वाइव करने के लिए। अब वो अपना अगला टारगेट ढूंढने निकलता है और एक छोटा सा टाउन देखता है, मगर टाउन में घुसने से पहले 2 रॉबर्स उसके पास आ जाते हैं। लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही मर्लिन रिवर्स कार्ड खेलता है और उनसे उनका माल छीनने की डिमांड करता है। दोनों डाकू हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या वो किसी और डाकू से टकरा गए हैं। वो मर्लिन को कहते हैं कि उन्हें उसकी तलवार चाहिए। मर्लिन उनको डराता है कि अगर उसने तलवार निकाली तो उनके बेकार चेहरे जमीन से मिटा देगा, लेकिन वो समझते हैं कि वो मजाक कर रहा है। एक डाकू तो अपनी स्किल दिखाने के लिए एक एप्पल को स्टाइलिश तरीके से छीलना शुरू कर देता है। दूसरा वाला इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन मर्लिन, शायद दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज, इम्प्रेस नहीं होता। वो आराम से उस छोटे डाकू को अपने पीछे करता है और एक ही स्लैश में बड़े डाकू को काट डालता है, इतनी स्पीड और शार्पनेस के साथ कि वो असल में गॉब्लिन निकलता है। दूसरा गॉब्लिन घबरा के भाग जाता है और वो सेब गिरा देता है। मर्लिन वो सेब उठाता है, मजे से खाता है और टाउन में आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो भागता हुआ गॉब्लिन बाद में अपने गॉब्लिन किंग को सब कुछ बता देता है। गॉब्लिन किंग इसे सीधा सीधा ह्यूमंस के साथ उनकी पीस ट्रीटी का वायलेशन समझता है, लेकिन असल में ये सब उसका एक सीक्रेट प्लान था। उसने कुछ गॉब्लिन्स को इंसानों का भेस देकर हर तरफ फैला दिया था ताकि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, और अब उसे वो रीजन मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। अब जबकि किसी बेवकूफ ने आखिरकार जाल में कदम रख लिया है, गॉब्लिन किंग पूरी तरह तैयार है। वो अपने फौजियों को हुक्म देता है कि इंसानी शहर पर हमला करो, जो कुछ मिले लूट लो और औरतों और बच्चों को गुलाम बना लो। दूसरी तरफ लिलिथ को मर्लिन का खत मिलता है, जिसमें वो लिखता है कि लैंड ऑफ लाइट में उसकी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है और कैसे वो एक शानदार महल में रहता है जहां 100 नौकर उसकी खिदमत में लगे हुए हैं। हाँ भाई, एक टेंट और एक कुत्ता ही उसका महल और नौकर हैं। खत में ये भी लिखा होता है कि मर्लिन औरतों में इतना पॉपुलर है कि वो उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में लगती हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। असल में तो वो इनाम की लालची हैं जो उसे पकड़ने के लिए लाइन में हैं। मर्लिन लिलिथ को कहता है कि फिक्र न करे, उसकी जिंदगी काफी एंजॉयबल है और जब तक दूसरे डीमन किंग्स उससे माफी का लिखा हुआ खत लेकर नहीं आते वो वापस नहीं आएगा। लिलिथ ये सुनकर खुश होती है कि उसका भाई जिंदा है और भूखा नहीं मर रहा। वापस आते हैं उस शहर में जहां मर्लिन मुफ्त खौरी करने गया था। उसने एक दुकान के आदमी को हराया है। शॉपकीपर जैसे ही मर्लिन को पहचानता है, डर के मारे कांप जाता है। मर्लिन खुशी से उसे अपना खूबसूरत चेहरा दिखाता है, समझता है कि शायद अब किसी ने पहचान लिया कि वो पहले डीमन किंग के महल का रूलर ऑफ प्राइड है। लेकिन शॉपकीपर उसे सिर्फ एक छोटा सा साउथ का मुफ्त खौर समझता है। ये सुनकर मर्लिन का दिल टूट जाता है कि उसकी पूरी डीमन किंग वाली रेपुटेशन उसके छोटे मोटे कामों की वजह से तबाह हो गई है। शॉपकीपर चीख मार के मदद के लिए पुकारता है कि साउथ का मुफ्त खौरा आ गया है, और एक सेकंड में चारों तरफ से लोग आ जाते हैं। बेमतलब लड़ाई से बचने के लिए मर्लिन भाग जाता है और चिल्लाता है कि वो मुफ्त खौर नहीं है। वापस जाते हुए उसकी मुलाकात एक बच्चे से होती है जो उसके चेहरे से मुतासिर होता है और कहता है कि अगर वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे तो उसे पैसे देगा। मर्लिन डिसाइड करता है कि उस बच्चे के लिए एक शो करे, लेकिन आखिर में वो अपनी तलवार नहीं निकालता। उसे डर होता है कि कहीं बच्चा चोट न खा जाए। फिर भी उसे लगता है कि उसने काफी अच्छा शो दिया है और कम से कम 10 सोने के सिक्के मांगता है। लेकिन वो बच्चा इतना आसान शिकार नहीं होता और मर्लिन को कह देता है कि वो एक पैथेटिक लूजर है जो लोगों को धोखा देने की कोशिश करता है बजाय इसके कि कोई असल नौकरी करे। मर्लिन अब इस 12 साल के बच्चे की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता और उसे सबक सिखाने के लिए उसका आइसक्रीम कोन छीनकर जमीन पर फेंक देता है। बच्चा उसे डीमन कहकर पुकारता है, लेकिन मर्लिन इसे बुरा नहीं मानता क्योंकि असल में वो यही तो है। वो उल्टे कदम चलता है, तभी एक गाड़ी रुकती है और
एलिस उसमें से उतरती है। वो एक मिशन पर आई है और उसके साथ कुछ और एडवेंचरर्स भी हैं। उनमें से एक पूछता है कि एलिस का हीरो स्टेटस क्यों छीन लिया गया। इसी वक्त वो आदमी जो मर्लिन से एलिस का आर्मर खरीद चुका होता है अपनी नई किताब का ऐलान करता है, जिसमें लिखा होता है कि डीमन किंग ने एलिस को गुलाम बना लिया था और उसे जिस्मानी और जहनी तकलीफ दी थी। शायद ये सब मर्लिन ने उसे आर्मर बेचते वक्त बताया हो। एलिस ये सुनकर पागल हो जाती है और ग्रुप की एक लड़की को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की किताब बेचने वाले पर ज्यादा भरोसा करते हुए कहती है कि हर किसी का एक ऐसा माजी होता है जिसे वो भूलना चाहता है। अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए एलिस चिल्लाकर डिमांड करती है कि ये बेकार किताब की सेल्स रोकी जाए, मगर उसे पता चलता है कि ये किताब पहले ही 5 मिलियन कॉपी बेच चुकी है। ये सुनकर एलिस को पहली बार समझ आता है कि सोशल लाइफ का क्या मतलब होता है और वो डिप्रेशन में चली जाती है। जब वो कुछ हद तक ट्रॉमा से बाहर निकलती है तो ग्रुप अपने मिशन पर बात करता है। गॉब्लिन डाकुओं का एक ग्रुप जिन्होंने शहर के पास एक गुफा में ठिकाना बना लिया है, लेकिन उससे पहले ग्रुप के एक कपल ने अपनी शादी का ऐलान कर दिया है, जो एलिस को बहुत बुरा फील कराता है क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों साइड कैरेक्टर्स प्लॉट के लिए मरने वाले हैं। वो कपल फ्यूचर के प्लान्स डिस्कस करता है, जैसे कि ये उनका आखिरी मिशन है, वो वापस जाकर सेटल होना चाहते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। एलिस उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है मगर फेल हो जाती है और उन्हें जाने देती है। खुद एलिस का मिशन है साउथ के मुफ्तखोर को ढूंढना, और इस वक्त वही मुफ्तखोर यानी मर्लिन एक होटल में बैठा मेन्यू का हर आइटम खा रहा होता है। जब वो चुपके से निकलने की कोशिश करता है तो मैनेजर मार्था उसे पकड़ लेती है। मर्लिन जल्दी से बहाना बनाता है कि वो यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने आया था। वो कहता है कि वो रॉयल एकेडमी का ग्रेजुएट है और काफी स्किल्स का जिक्र करता है, यहाँ तक कि ये भी कहता है कि उसने कभी जिंदगी में कर्ज नहीं लिया। मार्था को अब भी उस पर यकीन नहीं होता और कहती है कि वो वेटर बनने के लायक भी नहीं। तो उसे मनाने के लिए मर्लिन एक स्किल का इस्तेमाल करता है जो उसने लस्ट के रूलर से सीखी थी, डिस्को डांस। हाँ, वही डांस जो एनिमे के ओपनिंग सॉन्ग में भी होता है। आखिरकार मार्था इंप्रेस हो जाती है, शायद ज्यादा ही, और उसे हायर कर लेती है। उसे एक शिफ्ट का एक सोने का सिक्का और ड्रिंक्स पर 15% कमीशन मिलेगा। मर्लिन जो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था अब वाकई इंटरेस्टेड हो जाता है। मार्था कैजुअली कह देती है कि पहला मील उसकी पहली सैलरी में से काट लिया जाएगा। फिर वो उसे अपने बेटे हेनरी से मिलवाती है, जो वही बच्चा होता है जिससे मर्लिन ने पहले आइसक्रीम छीनी थी। इस दफा हेनरी कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसकी माँ साथ होती है। कुछ घंटों बाद मर्लिन की शिफ्ट शुरू होती है। उससे पहले हेनरी उसे गेस्ट रूम ले जा रहा होता है। रास्ते में मर्लिन उससे माफी मांगता है और कहता है कि अगर वो पुरानी बात भूल जाए तो वो उसे अपना अल्टीमेट ब्लेड स्ट्राइक फ्री में सिखा देगा, मगर हेनरी मना कर देता है और कहता है कि मर्लिन को तो तलवार चलानी भी नहीं आती। वो प्राउडली कहता है कि उसका असली आइडियल तो नाइट ब्लेड है। मर्लिन इतना खुश होता है कि फौरन हेनरी को बताता है कि वो खुद ही नाइट ब्लेड है, मगर हेनरी हैरान होने के बजाय उसे रूम में धक्का मार के भेज देता है और उसकी झूठों से तंग आकर चला जाता है। दूसरी तरफ वो एडवेंचरर्स जो गॉब्लिन केव गए थे अब गॉब्लिन आर्मी से घिर चुके हैं और किसी भी वक्त मरने वाले हैं। एलिस ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये सब होगा। जब लड़की मरने वाली होती है उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने के लिए गॉब्लिन मेज से डील कर लेता है। होटल में मर्लिन आधा काम कर रहा होता है और आधा चिल। वो ड्रिंक्स जल्दी सर्व कर रहा होता है बट कस्टमर्स फिर भी खुश नहीं होते, लेकिन मर्लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि कस्टमर को इज्जत महसूस करनी चाहिए कि वो खुद उसे सर्व कर रहा है, लेकिन ये बदतमीजी सिर्फ मेल कस्टमर्स के साथ होती है। लेडीज के लिए वो एकदम रॉयल सर्विस देता है, हत्ता कि उन्हें फ्री केक भी देता है। ब्रो लिटरली दूसरों की गर्लफ्रेंड्स चुरा रहा होता है और उन लेडीज के लिए फुल परफॉर्मेंस दे रहा होता है जिन्होंने उसे और होटल दोनों को पसंद करना शुरू कर दिया है। मेल कस्टमर्स अब शायद ज्यादा ना आए, फिर भी मार्था खुश होती है क्योंकि उसकी ड्रिंक सेल्स आसमान को छू रही होती है। वो मर्लिन की तारीफ करते हुए कहती है कि वो उसका टॉप परफॉर्मर है। मर्लिन चाह रहा होता है कि ये परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हो जाए और वो दूसरे डीमन रूलर्स को दिखा सके जो उसे लूजर समझते हैं। मार्था बताती है कि शहर की सारी लड़कियां मर्लिन के जुनून में हैं, इसलिए वो चाहती है कि ये सब न्यूज़पेपर में पब्लिश कराए। मर्लिन जानता है अगर ऐसा हुआ तो उसकी सबसे डरावनी डीमन लॉर्ड वाली रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए वो मार्था से रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे और कहता है कि वो लो प्रोफाइल रखना चाहता है और हर कस्टमर को अच्छी सर्विस देगा। मार्था को मर्लिन की बातें पसंद आती हैं और शायद उस पर दिल भी आ जाता है, लेकिन उसका बेटा हेनरी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। वो नहीं चाहता कि ये मुफ्तखोर उसका बाप बन जाए, इसलिए वो मर्लिन को वार्न करता है कि अगर उसने उसकी माँ के साथ कुछ किया तो वो उसकी पिटाई करेगा। मर्लिन मार्था के सामने अच्छा बनता है, लेकिन अंदर से वो इस बिगड़े हुए लड़के को पीटने का इरादा रखता है। बाद में एलिस शहर में घूम रही होती है मुफ्तखोरे के निशान ढूंढती हुई, जब वो हेनरी को सुनती है जो जोर से एक दरख्त को मार रहा होता है और कह रहा होता है मैं तुझे सबक सिखाता हूँ मुफ्तखोरे। वो उसे
इनाम वाली तस्वीर दिखाती है और हेनरी किसी तरह भी मर्लिन की ईविल मुस्कुराहट को नहीं पहचानता। वो कहता है कि जिस मुफ्तखोरे की वो बात कर रहा था वो उसकी माँ के होटल में काम करता है और औरतों को ड्रिंक्स खरीदने के लिए उल्लू बना रहा है और सिर्फ चंद दिनों में उनकी आधी साल की कमाई कमा चुका है। एलिस को नहीं लगता कि ये बंदा वही मुफ्तखोर है जो वो ढूंढ रही है, लेकिन गांव के मर्द चाहते हैं कि वो उसे सबक सिखाए क्योंकि वो उनकी औरतें चुरा रहा है। वो उसे एक सोने की कॉइन का बैग ऑफर करते हैं। एलिस ये नया काम एक्सेप्ट करती है और होटल जाती है उस वेटर की इन्वेस्टिगेशन करने जो डेजी द चार्मर के नाम से जाना जाता है। जब वो होटल में जाती है तो देखती है कि पूरी जगह अफरा तफरी का शिकार है। अक्सर औरतें चीख रही होती हैं और तालियां बजा रही होती हैं मर्लिन के लिए, जो उनके लिए एक ओवर द टॉप सल्सा डांस परफॉर्म कर रहा होता है। हालांकि उसकी आंखें छुपी होती हैं, उसकी मुस्कुराहट इनाम वाली तस्वीर से मैच करती है। एलिस कंफर्म कर लेती है कि यही साउथ का मुफ्तखोर है, मगर वो हंगामा नहीं करना चाहती क्योंकि उसे पता है कि वो भाग जाने में एक्सपर्ट है। इसलिए वो पहले अंधेरे में उसके करीब जाने की कोशिश करती है, मगर जैसे ही वो उसके पास जाती है स्पॉटलाइट उस पर पड़ती है और मर्लिन उसे देख लेता है। वो जैसे कि एक्सपेक्टेड था उसे नहीं पहचानता और उसे डांस करने के लिए मजबूर करता है, मगर जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि ये वही अधूरी हीरो है जिसे उसने 1 साल पहले अपना गुलाम बनाया था। और इसी वक्त एलिस भी पहचान जाती है कि मर्लिन ही साउथ का मुफ्तखोर है। ये बात उसे अंदर तक हिला के रख देती है, मगर जब उसे याद आता है कि मर्लिन ने उसकी जिंदगी किस तरह बर्बाद की है तो वो अपनी तलवार निकाल के उसका चेहरा काटने की कोशिश करती है। मर्लिन हर बार बचता है और उसे समझदारी से बात करने के लिए कहता है, उसे याद दिलाता है कि वो दोनों पुराने दोस्त हैं, मगर एलिस उसे अपना दोस्त नहीं मानती और कहती है कि उसे बदला लेना है। मर्लिन उस पर चढ़ जाता है और उसे शांत करने के लिए उनके बीते हुए वक्त के बारे में बात करता है। एलिस रो पड़ती है और कहती है कि क्या उसे कोई शर्म नहीं आई उसे उस हालत में छोड़कर जाते हुए समुंदर के किनारे। वो कहती है कि मर्लिन ने उसे बहुत दर्द दिया है और उसकी हर तकलीफ का जिम्मेदार सिर्फ वो है, इसलिए वो कहती है कि अगर वो असली मर्द है तो जिम्मेदारी ले। उसकी बात का मतलब कुछ और होता है, लेकिन होटल की औरतें कुछ और ही समझ जाती हैं। उन्हें लगता है कि मर्लिन ने उनको यूज करके छोड़ दिया है। ये जानकर वो सब होटल छोड़ के चली जाती हैं। मर्लिन चाहता है कि एलिस सब कुछ समझाए, लेकिन वो सिर्फ रोती रहती है और कहती है कि उसका आर्मर वापस दे दो। होटल बंद कर दी जाती है सिचुएशन सॉल्व करने के लिए और मार्था जो टूट चुकी होती है सोच कर के शायद एलिस उसकी गर्लफ्रेंड थी, कहती है कि मर्लिन सब कुछ क्लियर करे। मर्लिन थक जाता है। वो एलिस से कहता है कि रोना बंद करे क्योंकि उसके हिसाब से तो रोना मुझे चाहिए। वो कहता है कि एलिस ने सीन क्रिएट करके उसका शो बर्बाद कर दिया, उसकी रेपुटेशन भी गई और उसे आज कोई टिप भी नहीं मिली। लेकिन एलिस कहती है कि जो उसने किया सही किया। वो कहती है कि अगर मर्लिन उसे अकेला छोड़ देगा और उसका आर्मर वापस कर देगा तो वो चली जाएगी। मर्लिन को समझ नहीं आता क्योंकि उसके लिए वो आर्मर तो एलिस की तरफ से एक गिफ्ट था और अगर उसने ले भी लिया तो उसे लगता है कि सही किया क्योंकि लैंड ऑफ लाइट ने हमेशा लैंड ऑफ डार्कनेस को लूटा है। मगर एलिस सिर्फ अपना आर्मर वापस चाहती है। अगर वो किंगडम को वापस दे पाई तो शायद उसका कर्ज खत्म हो जाए। मगर उसकी बदकिस्मती ये है कि मर्लिन ने वो आर्मर 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में बेच दिया था और सारा पैसा उड़ा दिया। वो कहता है कि फिक्र ना करो, आर्मर तो सिर्फ कबाड़ था। एलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो धमकी देती है कि अगर उसने आर्मर वापस नहीं दिया तो वो उसे गिरफ्तार करेगी। मर्लिन विलन जैसे मुस्कुराता है और कहता है कि उसे किस बात का धोखा है। वो उसे याद दिलाता है कि उसने एक सी मॉन्स्टर को सिर्फ एक बार में मार दिया था, जिससे एलिस के कंट्री की नेवी इतनी डर गई थी कि उन्होंने अपने शिप्स में ड्रैगन का पूप तक भर लिया। तो अगर एलिस सोचती है कि वो या इस कंट्री का कोई बंदा उसे गिरफ्तार कर सकता है तो वो पागल है। एलिस को भी ये बात समझ आती है और वो अपनी तलवार फेंक देती है। वो कहती है कि उस पर 50 मिलियन सोने के सिक्के का कर्ज है। मर्लिन हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो इस साल बस कुछ हजार सोने के सिक्के का ही कर्ज लिया है और ये सुनकर के एलिस ने 50 मिलियन सोने के सिक्के का कर्ज ले लिया है। उसे अजीब लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। टूटा दिल लेकर एलिस सब कुछ समझाती है कि कैसे उसकी किंगडम ने उसे आर्मर खोने के बाद कर्ज में डाल दिया और कैसे उसे एडवेंचरर्स गिल्ड ज्वाइन करना पड़ा ताकि वो रिस्की मिशंस लेके पैसे कमा सके। मर्लिन उसकी डिप्रेसिंग स्टोरी इग्नोर करता है और एडवेंचरर्स गिल्ड में इंटरेस्टेड हो जाता है। वो पूछता है क्या वाकई वहां हाई रिवॉर्ड्स और होली टियर एनिमीज मिलते हैं। उसे दोनों चाहिए, पैसा और पावरफुल दुश्मन। वो इस मौके को छोड़ नहीं सकता, इसलिए वो एलिस से कहता है कि उसे बताए कि वो एडवेंचरर कैसे बन सकता है। जब उसे प्रोसेस पता चलता है तो वो उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो दोनों पुराने दोस्त हैं और उसे रेफर कर दो। कहता है कि उसका बचपन का
सपना था एडवेंचरर बनना। सच में भाई एक नंबर का नाटकबाज है। एलिस उसके झूठ समझ जाती है और कहती है कि जा यहाँ से। इसी दौरान मार्था का बेटा हेनरी सैड होता है और शहर के गेट्स के पास घूम रहा होता है, क्योंकि वो वापस उस जगह नहीं जाना चाहता जहां वो घटिया मुफ्तखोर है। इसी वक्त वो आदमी जो पहले गॉब्लिन मेज के साथ डील करता है गेट के पास आता है और गार्ड से कहता है गेट खोलो। रूल ये है कि आधी रात के बाद गेट नहीं खुलता, लेकिन वो कहता है कि उसके सारे साथी एक मिशन में मर गए और वो मुश्किल से बचा है, इसलिए गार्ड उसे अंदर आने देता है बिना ये जाने कि गॉब्लिन्स की आर्मी उसके पीछे छुपी हुई है। जैसे ही गेट खुलता है गॉब्लिन्स फुल अटैक करते हैं। मेज सबसे पहले उस आदमी पर अटैक करता है और कहता है कि अपने साथियों के साथ गुलाम बन जा, क्योंकि गॉब्लिन्स कभी डील नहीं करते। हेनरी ये सब सुनकर जल्दी से घास के ढेर के पीछे छुप जाता है अपनी जान बचाने के लिए। दूसरी तरफ एलिस बाहर जाकर अपने आप को शांत करती है और सोचती है कि ये डीमन लॉर्ड जो पहले डांसर था अब एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है। उसे गुस्सा आता है कि उसे इनाम वाले 5000 सोने के सिक्के कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मर्लिन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसे सिर्फ एक बात का यकीन है कि अगर वो फिर से मर्लिन के कांटेक्ट में आई तो सिर्फ बदकिस्मती मिलेगी। उसकी आखिरी उम्मीद है कि उसका सपनों का प्रिंस नाइट ब्लेड उसे इस डीमन से बचाएगा। अपना गुस्सा निकालने के बाद वो आसपास देखती है कि सारे घर जल रहे हैं। इसी वक्त 2 गॉब्लिन होटल में घुस जाते हैं। मर्लिन समझता है कि वो कस्टमर्स हैं, इसलिए उनका वेलकम करता है, लेकिन जब गॉब्लिन्स कहते हैं कि वो लूटने आए हैं तो मर्लिन उनको बाहर निकाल देता है और गेस्ट्स को तसल्ली देता है कि घबराने की जरूरत नहीं, और फिर से सबके दिल जीत लेता है। मार्था हैरान होती है कि गॉब्लिन्स इस वक्त रात को क्यों आ रहे हैं और अपने बेटे हेनरी के लिए परेशान हो जाती है जो अभी तक घर नहीं आया। वो जल्दी से बाहर भागती है और मर्लिन से कहती है कि होटल का ख्याल रखे। मर्लिन जिम्मेदारी उठाता है कि बार बार आने वाले गॉब्लिन्स से अकेला निपटेगा। जब मर्लिन गॉब्लिन्स को हरा देता है तो वो अपनी तलवार उठाता है और मार्था की मदद के लिए बाहर निकलता है, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो मर्लिन को काम के पैसे नहीं मिलेंगे। मार्था अपने बेटे से मिलने ही वाली होती है, लेकिन गॉब्लिन्स उसे पहले पकड़कर घसीट ले जाते हैं ताकि उसे अपनी गुलाम बना सकें। हेनरी मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी टांगें हिलती तक नहीं। उसके अंदर से आवाज आती है कि अगर वो छुपने की जगह से बाहर निकला तो उसकी मौत तय है। दूसरी तरफ मर्लिन आराम से अफरा तफरी के दरमियान गुजरता है, गॉब्लिन्स को इग्नोर करता हुआ, लेकिन हर बार जब गॉब्लिन्स उस पर हमला करते हैं वो गलती उन्हीं के लिए महंगी पड़ती है, क्योंकि हर बार वो मर जाते हैं। तभी एलिस उसका सामना करती है और इल्जाम लगाती है कि मर्लिन ने गॉब्लिन्स के साथ मिलकर गांव पर हमला करवाया है। मर्लिन उसे जवाब देता है कि अगर तुम हीरो हो तो तुम्हारा IQ इतना लो क्यों है। वो साफ कह देता है कि वो एक शानदार डीमन किंग कभी भी गॉब्लिन्स जैसे बेकार क्रीचर्स के साथ नहीं मिलता। एलिस के बेवकूफाना इल्जामों के लिए उसके पास टाइम नहीं, इसलिए वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। एलिस उसे सजेस्ट करती है कि वो दोनों मिलकर लोगों को बचाएं, लेकिन मर्लिन कहता है कि वो ये मुफ्त में नहीं करेगा, उसे 10,000 सोने के सिक्के चाहिए। एलिस के पास तो पैसा है ही नहीं, और वैसे भी उसका 50 करोड़ सोने के सिक्के का कर्ज भी मर्लिन की वजह से है, तो वो उसे एक पैसा भी नहीं देगी। और मर्लिन बिना कुछ और कहे चला जाता है, एलिस को मजबूर करते हुए कि वो अकेली गांव की हिफाजत करे। एलिस अपना आइस मैजिक इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक गॉब्लिन्स को गिराना शुरू करती है, चाहे वो उस पर ज्यादा हो जाते हैं। तभी गॉब्लिन मेज सामने आता है और कहता है कि एक एलिट टियर मेज भी एक पूरी आर्मी से अकेले नहीं लड़ सकती। इसी वक्त एक छोटा गॉब्लिन जो मर्लिन के टाउन में आते ही भाग गया था, रोता हुआ मेज के पास आता है और बताता है कि उसने देखा कि मर्लिन ने शहर के दूसरे हिस्से में उनकी आधी आर्मी को पीट दिया है। गॉब्लिन मेज अपनी मिनियंस की आंखों से देखकर मर्लिन की हालत समझ जाता है। उसकी इतनी ताकत देखकर उसे लगता है कि अगर मर्लिन और एलिस टीम बना लें तो उनको बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो पीछे हटने का फैसला करती है। एक तेज सीटी बजती है और सारे गॉब्लिन्स शहर से निकल जाते हैं, लेकिन शहर के लोग असल में अभी भी सेफ नहीं हैं। कई लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स, माओ, बहनों और बच्चों को गॉब्लिन्स के हाथों खो दिया। इसी वक्त एक अजीब सा आदमी सामने आता है जो किसी गॉब्लिन का इंसानी रूप लगता है। वो लोगों से कहता है कि वो उन्हें प्रोटेक्शन देगा अगर वो उसे 1000 सोने के सिक्के दें। लोग मजबूरी में उसे हायर कर लेते हैं, ये सोच के कि वो कोई टॉप टियर बॉडीगार्ड है, और उसे अपने लोगों को बचाने के लिए भेजते हैं। लेकिन वो मोटा आदमी कहता है कि वो पास्ट भूल जाएं और फ्यूचर पे फोकस करें, और कहता है कि गॉब्लिन्स ने उनके प्यारों को शायद मार ही दिया होगा। तभी वही आदमी जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था सामने आता है और बताता है कि गॉब्लिन्स ने लोगों को मार नहीं डाला, वो उन्हें अपनी गुफा में गुलाम बनाकर ले गए हैं। गार्ड उसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि यही बंदा था जिसने उसे रात में गेट खोलने
के लिए धोखा दिया था। लोग उसे घेर लेते हैं और उसे गद्दार कहकर आवाज उठाने लगते हैं। वो मोटा आदमी भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एलिस बीच में आ जाती है और उसे बचाती है। वो सबको सिचुएशन समझाती है और कहती है कि उस बंदे ने मजबूरी में ये फैसला लिया। वो सबको कहती है कि अब इल्जाम देने का टाइम नहीं, अब हथियार उठाओ और मेरे साथ चलो ताकि हम उन्हें छुड़ा सकें। अपने ऊपर भरोसा दिलाने के लिए वो कहती है कि वो इस किंगडम की 233वीं रैंक की हीरो है, लेकिन लोग उसकी बात पे शक करते हैं क्योंकि उन्होंने ये अफवाह सुनी है कि उसने अपने आप को डीमन किंग का गुलाम बनाया था। वो मोटा आदमी भी लोगों के साथ मिल जाता है और कहता है कि एलिस पे भरोसा ना करो, वो डीमन किंग की स्लेव और गॉब्लिन्स की साथी है। वो तो ये तक कहता है कि दोनों को मार के अपने प्यारों का बदला लेना चाहिए। एलिस समझ जाती है कि ये मोटा खुद मुसीबत है, इसलिए उसे सीधा करने के लिए एक जोर का लात उसके पेट में मारती है। वो फौरन चुप हो जाता है। फिर एलिस सबको दोबारा कहती है कि डरने का वक्त नहीं, और कहती है कि अगर कोई उसका साथ नहीं देना चाहता तो वो अकेली ही लड़ेगी। जब कोई नहीं आता तो वो अकेली निकल जाती है। उसे जाते देखकर हेनरी सब लोगों को बुज़दिल कह के पुकारता है। उसे लगता है कि वो ऐसे लोगों जैसा नहीं बनना चाहता, इसलिए वो भी हेल्प करने का फैसला करता है और अपने बाप की पुरानी तलवार लेने होटल की तरफ जाता है। वहां उसे 2 गॉब्लिन ब्रूट्स मिल जाते हैं जो अभी भी टाउन में बचे हुए होते हैं। हेनरी हिम्मत करके लड़ता है लेकिन बुरी तरह पिटता है। अचानक मर्लिन टाइम पे आ जाता है, उसे बचा लेता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। उसे ओवर टाइम मेहनत करनी पड़ रही है मार्था को ढूंढने के लिए, और ये गॉब्लिन्स उसके रास्ते से हट ही नहीं रहे। मर्लिन हेनरी को कहता है कि जाके सो जा, रात हो गई है, लेकिन हेनरी कहता है कि उसकी माँ को गॉब्लिन्स ले गए हैं, वो कैसे सो सकता है। मर्लिन कहता है कि अकल से काम लो, अगर हीरो बनने की कोशिश की तो या तो मर जाओगे या गुलाम बन जाओगे। हेनरी कहता है कि उसे पता है कि वो कमजोर है और शायद ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी ना करे। वो कहता है कि एलिस अकेली सब कुछ कर रही है, कितनी हिम्मत वाली है वो, और कहता है कि चाहे वो नाइट ब्लेड जैसा मजबूत ना हो, लेकिन वो अपनी माँ को हर हाल में बचाएगा। उस बच्चे की इस जिद से मर्लिन को कुछ याद आता है जब वो और उसकी बहन छोटे थे और अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक छोटी सी याद है, लेकिन ये दिखाती है कि शायद मर्लिन के अंदर कहीं ना कहीं दिल भी है, सारा एटीट्यूड सिर्फ दिखावा है। आखिरकार अपनी डिमोनिक जिंदगी में पहली दफा वो डिसाइड करता है कि एक डेविल की तरह बिहेव नहीं करेगा और मार्था को बचाने निकलता है। तलवार खोलकर हेनरी से कहता है कि उसे प्राउड फील करना चाहिए कि प्राइड का रूलर किसी इंसान के लिए लड़ने जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो होटल से बाहर निकलता है पूरा शहर खाली होता है, गॉब्लिन्स गायब। अब उसे उनका छुपा हुआ अड्डा ढूंढना पड़ेगा। किस्मत से वो कुछ लोगों को गॉब्लिन्स की गुफा जाने की बात करते सुनता है और कैजुअली ऑफर देता है कि वो उन्हें लीड करेगा, लेकिन उन लोगों के लिए तो वो बस एक फ्री में रहने वाला बेरोजगार है। जब वो कहता है कि वो एक अच्छा वॉरियर है तो वो हंस पड़ते हैं, समझते हैं कि ये कोई डांसर है जो लेडीज के लिए नाचता है। हेनरी उसकी तरफदारी करता है, कहता है कि मर्लिन ने उसकी जान बचाई थी 2 गॉब्लिन्स को हराकर। फिर भी लोग नहीं मानते तो मर्लिन लीडरशिप मिस्टर चंकी को दे देता है। इस दौरान गॉब्लिन केव के अंदर गॉब्लिन किंग और मेज रेड की सक्सेस पर खुश हो रहे होते हैं। मेज फख्र से कहती है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब हम जब चाहें शहर लूट सकते हैं। जब किंग कुछ कहने लगता है तो वो उसे टोक देती है। ज्यादा स्क्रीन टाइम लेने वाले विलन्स सबसे पहले मरते हैं। फिर वो उसे उन 2 लोगों के बारे में वार्न करती है जिनसे वो पहले मिल चुके हैं और मालूम है वो वापस आएंगे, इसलिए पहले से ट्रैप्स बिछाए गए होते हैं। थोड़ी देर बाद मर्लिन और ग्रुप केव तक पहुंचते हैं। हेनरी बिना सोचे समझे अंदर दौड़ता है और फ्लेम बैरियर ट्रिगर कर देता है। मर्लिन भी आराम से उसमें फंस जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसे परवाह ही नहीं। मेज और उसका स्क्वाड बाहर आता है, धमकी देते हैं कि सरेंडर करो वरना रोस्ट हो जाओगे। मिस्टर चंकी की हिम्मत हवा हो जाती है और वो मर्लिन से मदद की भीख मांगता है। मर्लिन आह भरकर फ्लेम बैरियर में से यूं गुजरता है जैसे वो सिर्फ गर्म हवा का पर्दा हो। गॉब्लिन्स मेज के लिए ताली बजाते हैं, लेकिन मर्लिन भी ताली बजाता है। पीछे से बॉस जैसा अपीयर होता है और कहता है, इतना फनी क्या है। मेज हिल जाती है, पूछती है, तू है कौन। ये एक सिंपल सवाल मर्लिन को आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल देता है। क्या वो डीमन लॉर्ड है, वेटर, मुफ्तखोर या स्ट्रिपर, यानी लोगों की औरतें चुराने वाला। वो खुद को डीमन लॉर्ड नहीं कह सकता, फिर डिजास्टर हो जाएगा। तो वो शांति से पीस साइन दिखाता है और कहता है, मैं हूं डेजी, होटल का फ्रेंडली वेटर। इससे मेज को सुकून नहीं मिलता, लेकिन मेल गॉब्लिन्स पागल हो जाते हैं। मेज सीरियस हो जाती है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑरा फील नहीं करती और सोचती है ये सिर्फ एक लूजर है। वो वेपन निकालती है। मर्लिन उसका हाथ जेंटली पकड़ता है और कहता है कि मार्था को छोड़ दो, जानों को बर्बाद मत करो। उसकी चमकती हुई एनिमे आंखें मेज को थोड़ा हिला देती हैं, लेकिन वो अल्टीमेट फायर स्पेल मार देती है। मर्लिन कैजुअली छींकता है और वो छींक ही उस स्पेल को रिफ्लेक्ट करके सब गॉब्लिन को खत्म कर देती है। मैज शॉक में गिरती है और मर्लिन उसके चेहरे को हल्का सा टच करता है। वो स्पीड से उड़ते हुए पहाड़ों में जा गिरती है। ट्रैप सिस्टम डाउन हो जाता है, ग्रुप फ्री हो जाता है। लोग मर्लिन के पीछे देखते हैं और सोचने लगते हैं, क्या ये वही नाइट ब्लेड है जो टीवी पर आता है। इस दौरान 2 रूकी गॉब्लिन्स हॉस्टेजेस की हिफाजत कर रहे होते हैं। लाइट्स ऑफ होती हैं। एलिस एंट्री मार देती है, सबको छुड़ा देती है और रास्ता
साफ करके उनको सेफ जगह ले जाती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है, वो है गॉब्लिन किंग। वो अपने थ्रोन से उठता है और एलिस उसकी पावर फील कर लेती है। वो कहती है ये तो होली टियर है और वो सिर्फ एलीट टियर मेज है, जीतने का 0 चांस। दूसरी तरफ मर्लिन गुफा के अजीब डिजाइन की वजह से गुम हो जाता है। एलिस अपनी पूरी कोशिश के बावजूद पकड़ी जाती है। गॉब्लिन किंग उसे पकड़ के दर्द देना चाहता है, मारना नहीं चाहता। लेकिन एलिस अपनी अल्टीमेट मूव से 3 डेडली हिट्स देती है और एक बड़ी आइस स्पाइक उसके पेट में घुसा देती है। लेकिन गॉब्लिन किंग इंस्टेंटली हील हो जाता है और खुद को जिगा चैट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है और एलिस का शील्ड तोड़ देता है। फिर उसे बोन क्रशिंग पंच देता है। हॉस्टेजेस भागते हुए मर्लिन से टकरा जाते हैं। मार्था मिल जाती है। बिना किसी देर के उसने कहा कि इस काम का पैसा दे। उसके पास बहस का वक्त नहीं था क्योंकि गॉब्लिन्स उनकी तरफ दौड़ रहे थे। इसलिए उसने मर्लिन का हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया। लेकिन मर्लिन को तेज भागने का शौक नहीं था। वो सुकून से चलने वाला बंदा है, इसलिए उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया और एक ही बार में सब गॉब्लिन्स को काट डाला, जिससे मार्था और बाकी लोगों को समझ आया कि वो असल में एक जबरदस्त फाइटर है। वो एडवेंचरर लड़की जो सबसे पहले पकड़ी गई थी और असल में इस सब प्रॉब्लम्स की वजह थी, मर्लिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो एलिस को बचा ले, जो उनकी भाग दौड़ में मदद करते हुए पीछे रह गई थी। मर्लिन के रेड डेविल साइड का कहना था कि इस आधी हीरो को बचाना उसका काम नहीं है, खासकर जबकि उसने पिछली मुलाकात में उसे चाकू मारने की कोशिश की थी। लेकिन उसका सॉफ्ट ब्लू डेविल साइड उसे याद दिलाता है कि उसे एलिस की जरूरत है ताकि एडवेंचरर्स गिल्ड में जा सके। मार्था भी बीच में बोलती है और वादा करती है कि अगर उसने एलिस को बचा लिया तो उसकी सैलरी 3 गुना कर देगी। ये बात मर्लिन को बुरी लगती है और वो कहता है कि वो पैसों का भूखा नहीं है। भाई, तुम्हें सिर्फ पैसों की ही फिक्र होती है, कितने डबल फेस हो तुम। वो एडवेंचरर लड़की मर्लिन को बताती है कि एलिस गॉब्लिन किंग के हॉल के अंदर है, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ है और जिसका किंग होली टियर का है। ये बात मर्लिन की तवज्जो खींच लेती है। उसे पैसा भी चाहिए और ताकतवर दुश्मन भी, ताकि जिंदा रह सके। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो अंदर दौड़ जाता है, जबकि पीछे लड़कियां सोचती हैं कि ये कुर्बानी देने वाला हीरो खुद को खतरे में डालकर अपनी एलिस को बचाने गया है। मर्लिन केव के लंबे रास्ते से दौड़ता हुआ बड़ा गेट तोड़ता है और हॉल के अंदर चला जाता है ताकि उस बेकार हीरो को बचा सके। गॉब्लिन किंग एक असली विलन की तरह मर्लिन को देखकर लंबी स्पीच शुरू करता है, लेकिन मर्लिन उसे बिल्कुल इग्नोर करता है और सीधे उसके पीछे पड़े खजाने को गौर से देखने लगता है। भाई ने तो जैकपॉट मार लिया। वो लिटरली गॉब्लिन किंग को साइड में करता है और खजाना लेने लगता है। गॉब्लिन किंग हैरान रह जाता है, ये बंदा ऐसे ही अंदर आकर सारा माल कैसे ले सकता है जो उसने इतनी मेहनत से चुराया था। मजाक का लेवल देखो। मर्लिन उससे कहता है कि चुप हो जा, फिर आराम से गॉब्लिन किंग का बायां हाथ काट देता है और एलिस को बचा लेता है। एलिस की इतनी बुरी हालत देखकर उसे थोड़ा दुख होता है। वो उसे इस हालत में वापस नहीं ले जा सकता। अगर मार्था ने इसे ऐसे देखा तो हो सकता है कि वो उसका पैसा काट ले। दर्द में होने के बावजूद एलिस को बाकी लोगों की फिक्र होती है। जब मर्लिन उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक है तो वो होश खो बैठती है। मर्लिन उसे आराम से जमीन पर लिटाता है, फिर अपना ध्यान दोबारा किंग की तरफ करता है। गॉब्लिन किंग का ओवर कॉन्फिडेंस मर्लिन को बोर कर देता है। वो लिटरली एक स्ट्राइक का बंदा है, फिर भी अभी तक उसने तलवार नहीं निकाली। इसके बजाय वो पहले गॉब्लिन किंग को हमला करने देता है और हर अटैक को बिना देखे आसानी से रोक लेता है। जब गॉब्लिन किंग गुस्से में पूछता है कि वो है कौन, मर्लिन कहता है कि उस जैसे लेवल के बंदे को ये जानने का हक नहीं, इसलिए बस अपना स्टेज नेम बताता है, डेजी। मजाक बनने पर गॉब्लिन किंग के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो खुद को अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है। मर्लिन उसे सब करने देता है कि शायद इससे उसकी जिंदगी 15 से 20 दिन और बढ़ जाए। अटैक करने से पहले गॉब्लिन किंग मर्लिन को आखिरी मौका देता है कि सरेंडर करके उसका गुलाम बन जाए। मर्लिन जोर जोर से हंस पड़ता है इस बात पर, फिर माफी मांगता है कि वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सका। फिर वो एक ड्रामेटिक डायलॉग बोलता है कि दुनिया में कोई भी उसकी ऑरा का मुकाबला नहीं कर सकता, और ये भी कि गॉब्लिन किंग तो उसके पेट ड्रैगन के खाने के लायक भी नहीं। बस यही काफी था। गॉब्लिन किंग अपना अल्टीमेट मूव छोड़ता है, लेकिन मर्लिन पर नहीं, एलिस पर। मर्लिन बिना घबराए नंगे हाथ से वो अटैक रोक लेता है और गॉब्लिन किंग को झूठा कहता है कि वो अपने आप को होली टियर कहता है। उसकी बहन लिलिथ भी इससे ज्यादा स्ट्रांग है। इस बकवास से तंग आकर मर्लिन आखिरकार अपनी तलवार निकाल लेता है और गॉब्लिन किंग को फौरन समझ आ जाता है कि वो किससे टकराया है, रूलर ऑफ प्राइड। वो लेजेंडरी वॉर्टेक्स सोर्ड सिर्फ मर्लिन ही चला सकता है। गॉब्लिन किंग के पास माफी मांगने का मौका भी नहीं होता। मर्लिन उसे धूल बना देता है। वो कमजोर था, लेकिन मर्लिन को फिर भी होली टियर को हराने पर थोड़ी सी हेल्थ मिल गई। उसका वार इतना जबरदस्त था कि थ्रोन के पीछे वाली मूर्ति टूट गई, जिसके पीछे और भी ज्यादा सोने के सिक्के छुपे हुए थे। ये देखकर मर्लिन खुशी के ख्वाब में खो जाता है। वो अपनी जिंदगी के बुलंदियों तक पहुंचने का तसव्वुर करता है, लेकिन उसका वार कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। पूरा पहाड़ जो केव के ऊपर था गिरने लगता है। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो एलिस को बचाए या खजाना लेकर भाग जाए।
इस दफा उसका ब्लू, जो ज्यादा समझदार डेविल है, मशवरा देता है कि वो खजाना ले, लेकिन रेड डेविल कहता है कि एलिस को बचाए। वो उसकी मदद से एडवेंचरर्स गिल्ड में जा सकता है, जिसका मतलब है ज्यादा पैसा और ज्यादा ताकतवर दुश्मन। लंबा फायदा और मार्था से किया गया वादा याद करके मर्लिन एलिस को कंधे पर उठाता है और केव से बाहर निकलता है, सोने के सिक्कों के पहाड़ के लिए आंसू बहाता हुआ। जब वो बाहर आता है, हेनरी सबसे पहले उसकी तारीफ करता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने एलिस को बचा लिया, लेकिन मर्लिन के आंसू रुकते ही नहीं। मार्था समझती है कि वो एलिस के लिए रो रहा है, जो बुरी तरह जख्मी है, मगर नहीं, ये आंसू उस आधे तैयार हीरो के लिए नहीं है, ये उस खजाने के लिए हैं जो अब उसके हाथ से चला गया। बाद में होटल में मर्लिन बेहोशी में पड़ी एलिस के पास बैठा होता है, सोचता है कि क्या उसे अपनी हीलिंग पावर्स से ठीक करे। उसे ये थोड़ा काम भी अजीब लगता है और वो गुस्सा करता है कि इतना बड़ा खजाना छोड़ दिया और अब उसे ये एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ रहा है ताकि वो उससे दोबारा रिक्वेस्ट कर सके कि वो उसे एडवेंचरर बनने के लिए रिकमेंड करे। लेकिन अगर उसके साथ कुछ हो गया तो उसके सारे प्लान्स बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ये करेगा, लेकिन पहले उसे एलिस के कपड़े उतारने पड़ेंगे। जैसे ही वो उसका आर्मर उतारने लगता है, उसी वक्त मार्था और उसका बेटा रूम में आ जाते हैं और उसे हाथ में पकड़ा हुआ देख लेते हैं। वो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, ये समझकर कि शायद मर्लिन और एलिस कपल हैं, और मर्लिन, जो इस बात को समझता ही नहीं, आराम से अपना काम करता है। सब आर्मर उतारने के बाद वो एक चार्मिंग एक्सप्रेशन के साथ उसके करीब झुकता है, जैसे कि वो उसे किस करने वाला हो, लेकिन जैसे ही उनके होंठ मिलने वाले होते हैं, वो दूर हट जाता है और उसके जिस्म पर हर जगह थूकना शुरू कर देता है, चाहे ये जितना भी गंदा लगे। लेकिन मर्लिन का थूक हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है, जो सिर्फ ऑपोजिट जेंडर पर काम करता है। कुछ ही देर में पूरा रूम उसके स्पिट बबल्स से भर जाता है और एलिस के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। ये मर्लिन की अल्टीमेट टेक्निक्स में से एक है, इसलिए उसका कोई इरादा नहीं कि वो दोबारा ये काम मुफ्त में करे। दूसरी तरफ जब एलिस के जख्म ठीक हो जाते हैं तो उसे एक लिटरल सपना आता है जहां वो नाइट ब्लेड से मिलती है और नींद में ही बोल पड़ती है कि वो कितना हैंडसम है और वो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है। मर्लिन को समझ आता है कि उसकी टेक्निक सिर्फ लोगों को ठीक नहीं करती, बल्कि अजीब सपने भी दिलवाती है। खैर, उस रात मर्लिन सोता नहीं और उसके रूम में ही रहता है ताकि उसे किसी और नुकसान से बचा सके। अगली सुबह एलिस जागती है तो देखती है कि मर्लिन पहले ही चला गया है। उसे एडवेंचरर लड़की मिलती है जो उसे बताती है कि उसके बेहोश होने के बाद क्या कुछ हुआ। एलिस को यकीन नहीं आता कि मर्लिन ने उसकी जान बचाई है और वो शॉक में चली जाती है। एडवेंचरर लड़की उसे कहती है कि टेंशन ना लो, प्यार में झगड़े होते हैं। एलिस कहती है कि ये सब गलतफहमी है और ये कि वो और मर्लिन तो सिर्फ दुश्मन हैं, लेकिन कोई उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। खैर, अब एडवेंचरर ग्रुप अपना गिल्ड कमीशन कंप्लीट करके शहर छोड़ के जा रहा है। जाने से पहले वो सब एलिस का शुक्रिया अदा करते हैं उसकी मदद के लिए। डिपार्चर से थोड़ी देर पहले एडवेंचरर लड़की एलिस को छेड़ती है कि उस रात मर्लिन के साथ क्या कुछ हुआ। कहती है कि वो अगले रूम में थी और सारी रात हंसी मजाक और गुदगुदी सुनाई देती रही, जबकि ये सब एलिस ने नींद में कहा था। फिर भी वो हैरान हो जाती है कि मर्लिन उसके साथ उसकी बेहोशी में पूरा वक्त था। जब वो देखती है कि उसके कपड़े भी नहीं हैं, तो वो डर जाती है। शहर के बाजार में मर्लिन देखता है कि एक भीड़ जमा है जहां एक न्यूज रिपोर्टर गॉब्लिन बैटल कवर करने आई है। वहां एक मोटा आदमी खुद को गांव का हीरो बता रहा होता है और दावा करता है कि उसने अकेले सारे गॉब्लिन्स को हरा दिया। लेकिन जैसे ही वो मर्लिन की साइड आई देखता है, फौरन भाग जाता है, इस डर से कि कहीं मार ना खा ले। अब जब मिस्टर चंकी भाग जाता है, रिपोर्टर मर्लिन की तरफ मुड़ती है ताकि उसका टेक ले सके गॉब्लिन इन्वेजन पर। मर्लिन प्राउडली कहता है कि ये कुछ भी नहीं था, उसने बस हाथ हिला के सबको उड़ा दिया। रिपोर्टर कैमरा की तरफ देखती है और हैरानी से बताती है कि किस तरह से शहर वालों ने गॉब्लिन्स का मुकाबला किया। वो ये भी अनाउंस करती है कि वो जल्द ही एक्स हीरो नंबर 233 एलिस का इंटरव्यू लेगी और बताती है कि एलिस कितनी बदकिस्मत रही है। पहले डीमन किंग ने पकड़ा, फिर पायरेट किंग और अब गॉब्लिन किंग। मर्लिन होटल वापस जाता है और मार्था से मालूम पड़ता है कि एलिस उसे ढूंढ रही है, तो वो सीधा एलिस के रूम की तरफ जाता है, ये सोच कर के शायद वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है कि उसने फिर से उसकी जान बचाई। बस सोच के ही उसे हंसी आ जाती है कि एलिस घुटनों पे बैठ के उसके आगे झुकेगी। वो जल्दी से रूम में जाता है, लेकिन फौरन उस पे हमला हो जाता है। वो हैरान होता है कि ये लड़की फिर से पागल क्यों हो गई है। एलिस कुछ नहीं कहती, बस बार बार उसे घिनौना, बदतमीज, डीमन, विलेन कहकर तलवार घुमाती रहती है। मर्लिन उसे दीवार से लगा देता है और गुस्से में पूछता है कि वो इतनी अग्रेसिव क्यों हो रही है। कहता है कि उसे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसका एहसान चुकाना चाहिए कि उसने उसकी जिंदगी बचाई, लेकिन एलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इल्जाम लगाती है कि मर्लिन ने
उसके बेहोश होने का फायदा उठाया। ये ऑब्वियसली एक बड़ी गलतफहमी होती है। मर्लिन समझाता है कि उसने सिर्फ उसके कपड़े उतारे ताकि वो उसके जिस्म पे थूक सके और उसका इलाज कर सके, लेकिन एलिस को यकीन नहीं आता। एलिस पूछती है कि अगर ये सब सच है तो फिर एडवेंचरर लड़की ने रात भर कमरे से अजीब अजीब आवाजों का सुनना क्यों बताया। मर्लिन पूरा सच बयान करता है। एलिस ने सपने में चीख चीख कर कहा कि ओ आई लव यू, तुम बहुत हैंडसम हो। एलिस जमीन में गड़ जाने वाली शर्मिंदगी महसूस करती है। अब जब एलिस को यकीन आ जाता है तो मर्लिन उसे डांटता है कि वो कितनी नाशुक्री है। एलिस जबरदस्ती अपने आप को मजबूर करती है कि वो उसका शुक्रिया अदा करे, लेकिन मर्लिन ना सुनने का नाटक करता है और कहता है कि दोबारा बोल। तो एलिस चीख के कहती है जैसे हर वक्त करती है। मर्लिन फिर भी नहीं मानता और उसे याद दिलाता है कि उसने पूरे सोने से भरे केव का लालच छोड़ दिया उसकी वजह से। अब एलिस को उसकी बड़ी मेहरबानी का बदला देना होगा, उसे एडवेंचरर के तौर पर रिकमेंड करके। एलिस मान जाती है। इस तरह मर्लिन अपनी नौकरी छोड़ देता है, अपनी फैन गर्ल्स और फैन आंटीज को अलविदा कहता है। वो मार्था और हेनरी को भी गुड बाय कहता है और हेनरी से कहता है कि अब अपनी माँ का ख्याल रखना, क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं होगा। सब कुछ ठीक होने के बाद मर्लिन और एलिस गाड़ी में सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में मर्लिन कहता है कि कितना अजीब है कि सब लोग उन दोनों को कपल समझ बैठे। इस दफा एलिस भी अग्री करती है और कहती है कि वो कभी भी किसी स्ट्रिपर जैसे बंदे को डेट नहीं करेगी। मर्लिन नाराज हो जाता है और फौरन जवाब देता है और इस तरह उन दोनों के दरमियान लवर्स वाला झगड़ा शुरू हो जाता है इस लंबी जर्नी के लिए। वहीं दूसरी तरफ गॉब्लिन मेज जो किसी तरह जिंदा बच जाती है, गॉब्लिन किंग की मौत का सुनकर फैसला करती है कि वो अपनी आर्मी के साथ साउथ माइग्रेट करेगी ताकि मर्लिन से जितनी दूर हो सके रहे। लेकिन उसी वक्त एक अजीब औरत मलबे में से निकलकर सामने आती है। वो बताती है कि उसने हेल लीजन की तीसरी चाबी ट्रेजर रूम से ले ली है, लेकिन वो किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो फौरन गॉब्लिन मेज और बाकी सब गॉब्लिन्स को मार देती है। कुछ घंटों बाद मर्लिन और एलिस एडवेंचरर्स गिल्ड के सामने पहुंचते हैं। मर्लिन फौरन गिल्ड के नोटिस बोर्ड की तरफ दौड़ता है कोई जूसी क्वेस्ट ढूंढने के लिए ताकि पैसा कमा सके, लेकिन एलिस उसे खींच के रिसेप्शनिस्ट लूसिया के पास ले जाती है और उसका तारुफ करवाती है। लूसिया पूछती है कि क्या मर्लिन उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर एलिस का गुस्सा जाग जाता है और वो फौरन मर्लिन को धोखा देती है, उसे एक्सपोज कर देती है कि वो साउथ का वांटेड मुफ्तखोर है और उसकी गिरफ्तारी पर 5000 कॉइन्स का इनाम है। एलिस फिर एक्सप्लेन करती है कि उसका ये मतलब नहीं था। वो कहती है कि जिसके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड हो वो एडवेंचरर नहीं बन सकता, इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट लूसिया से कहती है कि मर्लिन अपना कर्जा उतारे ताकि उसका रिकॉर्ड साफ हो सके और एलिस की निगरानी में काम करके वो ये कर्जा चुका सकता है। लूसिया मान जाती है, लेकिन एलिस ने बाउंटी क्वेस्ट में एक लूप होल ढूंढ लिया, इसलिए वो उसे 5000 के बजाय सिर्फ 50 सोने के सिक्के देती है। फिर लूसिया मर्लिन की तरफ मुड़कर कहती है कि एलिस उसके लिए कितनी परवाह करती है। मर्लिन इतना शर्मिंदा होता है कि उसका दिल करता है कि खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन एलिस उसे ऐसा करने नहीं देती। मर्लिन उस पर गुस्सा करता है कि उसने उसे एक्सपोज क्यों किया और फिर से उसे दोष देता है कि उसकी वजह से वो एक पूरा गॉब्लिन ट्रेजर से भरा हुआ केव खो बैठा। जब ये दोनों फिर से अपनी लवर्स क्वारल में लग जाते हैं, लूसिया मर्लिन का रैंक तैयार करती है। मर्लिन सोचता है कि सबसे ताकतवर डीमन किंग को इस दुनिया में क्या रैंक मिलता होगा। इस दुनिया में लो लेवल वॉरियर्स को आयरन एडवेंचरर्स कहते हैं, फिर सिल्वर, गोल्डन और सबसे ऊपर माइथिल रैंक होती है जो होली टियर वॉरियर्स के लिए है। मेर्लिन को यकीन नहीं आता कि ऐसे बेकार होली टियर्स को सबसे ऊंचा रैंक मिलता है और वो लूसिया से डिमांड करता है कि कोई और अच्छा रैंक बनाए। जब वो कहता है कि उसका रैंक कुछ ज्यादा ही हाई होना चाहिए, लूसिया समझती है कि वो मजाक कर रहा है। फिर भी वो उसे बताती है कि एक लेजेंडरी एमेथिस्ट रैंक भी होता है जो सिर्फ किसी ऐसे हीरो को मिलता है जिसके पास ग्रेट पावर हो। मर्लिन खुशी से कह देता है कि ठीक है, उसे बिना टेस्ट के सीधा एमेथिस्ट रजिस्टर कर दो। लूसिया फिर भी उसे सीरियसली नहीं लेती और हंसी में टाल देती है। तभी एक लाल बालों वाला लड़का हॉब्स, जो एलिस को जानता है, पीछे से उनकी बात सुनता हुआ सामने आता है। इसी वक्त एक और बंदा अर्नोल्ड गिल्ड में एंटर होता है और जब देखता है कि एलिस के साथ कोई और बंदा है तो दिल से टूट जाता है। वो फौरन घुटनों पे गिरकर एलिस से शादी का प्रपोजल देता है, याद दिलाता है कि एलिस ने उसे कितनी बार पहले रिजेक्ट किया है जबकि वो एक नोबल का बेटा है। एलिस साफ कह देती है कि वो सिंगल है और ना ही मर्लिन से कोई लव रिलेशन है। ये सुनकर आर्नोल्ड फौरन खुद को जीतने के मूड में ले आता है और मर्लिन को एक मुकाबले के लिए चैलेंज करता है कि जो जीते वो एलिस को डेट करे। लेकिन मर्लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इस अधपकी एक्स हीरो से दूर ही रहना चाहता है, तो वो मुकाबले से पहले ही हार मान लेता है और आर्नोल्ड को जीत मिल जाती है। मगर आर्नोल्ड इस हार को एक्सेप्ट नहीं करता, उसे लगता है कि मर्लिन उसका मजाक उड़ा रहा है। नोबल का बेटा होने के नाते वो आम आदमी की चैरिटी
पॉपुलैरिटी लेने के लिए तैयार नहीं। पूरी 800 की ड्रामा स्टाइल में कहता है कि वो एलिस को उस ईविल मर्लिन से बचाएगा। एलिस को इस सारी बकवास से कोई लेना देना नहीं। वो सीधा पंच मार के आर्नोल्ड को जमीन पे ला देती है और कहती है, जमीन पे आओ भाई। लेकिन आर्नोल्ड एलिस के वर्ड्स इग्नोर करके तलवार निकाल लेता है और मर्लिन पर चार्ज करता है। मर्लिन, जो इस सब से बोर हो चुका है, सिर्फ एक उंगली से उसे दूर करता है और आर्नोल्ड सीधा छत में जाकर टकराता है। एलिस मर्लिन को डांटती है कि उसने आर्नोल्ड पर थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया, लेकिन फिर हल्का सा मुस्कुरा के उसका शुक्रिया भी अदा करती है, क्योंकि अंदर से उसे मजा भी आया। हर हाल में मर्लिन के छोटे से पावर शो ने पूरे गिल्ड का ध्यान उस पर खींच लिया। सब लोग इंक्लूडिंग हॉब्स हैरान हो जाते हैं कि क्या ये बंदा एलीट टियर जितना ताकतवर हो सकता है। लेकिन मर्लिन इस बात को अल्टीमेट इंसल्ट समझता है। वो गुस्से में अपनी वॉर्टेक्स सोर्ड निकालने ही वाला होता है और हॉब्स से पूछता है कि किस लूजर एलीट टियर के बराबर समझा उसने उसे। एलिस फौरन बीच में आती है, उसे शांत करती है ताकि वो पूरा शहर न उड़ा दे। वो समझाती है कि हॉब्स असल में उसकी तारीफ कर रहा था, क्योंकि एलीट टियर्स इस गिल्ड में बहुत रेयर होते हैं। मर्लिन मामला छोड़ देता है, लेकिन साफ कह देता है कि अब वो खुद गिल्ड के ओवरऑल लेवल को अपग्रेड करेगा। इसी वक्त एक डार्क ग्लूमी बंदा क्लॉड उनके रास्ते में आता है और मर्लिन से कहता है कि साइड हो जाओ। मर्लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिस फौरन उसे हटा देती है, महसूस करते हुए कि अगर मर्लिन ने इस बंदे से पंगा लिया तो नतीजा खतरनाक हो सकता है। एलिस कहती है कि वो क्लॉड की ताकत महसूस कर सकती है और चाहती है कि पहले दिन ही कोई बवाल ना हो। क्लॉड साइलेंटली आगे बढ़ता है और अपना रैंक इवैल्यूएशन टेस्ट देता है और पता चलता है कि वो एक होली टियर है। लूसिया उसे माइथिल एडवेंचरर के तौर पे रजिस्टर करती है और पूरा गिल्ड एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब तक सिर्फ गिल्ड मास्टर ही एक होली टियर था। मर्लिन ऑफ कोर्स बिल्कुल इंप्रेस्ड नहीं होता। वो नहीं चाहता कि कोई वीक लूजर सबकी नजरों का सेंटर बने, इसलिए वो खुद अपना असेसमेंट देने के लिए आगे बढ़ता है, सबको शॉक करना चाहता है। लेकिन उसका सरप्राइज उल्टा निकलता है। जैसे ही उसने क्रिस्टल बॉल छुआ, उससे कोई रोशनी नहीं निकलती। क्रिस्टल बिल्कुल भी ग्लो नहीं करता। इसका मतलब है कि मर्लिन के पास बैटल ऑरा नहीं है। गिल्ड के सब मेंबर्स उसे नीचा समझने लगते हैं, कहते हैं कि ये चिल्ला चिल्ला के सिर्फ हवा बना रहा था, असली में तो ये जीरो निकला। लेकिन सबसे बुरा ये होता है कि लूसिया कहती है कि अगर क्रिस्टल बॉल ग्लो न करे तो इसका मतलब ये बंदा एडवेंचरर बनने के लायक ही नहीं है। उसके पास न बैटल ऑरा है न मैजिक पावर। मर्लिन जब ये सच एलिस को बताता है तो वो शॉक्ड होती है, लेकिन पूरी तरह हैरान नहीं, क्योंकि उसने खुद देखा है कि ये बंदा सिर्फ एक अटैक में सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए एलिस लूसिया को जमानत देती है कि मर्लिन जरूरी ताकत रखता है एडवेंचरर बनने के लिए। मगर लूसिया को लगता है कि एलिस सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रही है कि वो मर्लिन से प्यार करती है। मर्लिन लूसिया को मनाने की कोशिश करता है, कहता है कि डीमन ने भी उसे हेल लीजन का लीडर बनने के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लेकिन लूसिया इसे भी झूठी कहानी समझती है। पीछे कुछ एडवेंचरर गाइज हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि अगर धोखा देने के लिए कोई रैंक होता तो मर्लिन को जरूर एमेथिस्ट टियर मिलता। लेकिन मर्लिन अपनी जगह बनाए रखता है। अपनी ताकत साबित करने के लिए वो लूसिया से कहता है कि गिल्ड मास्टर को बुलाओ, वो उससे लड़ाई करेगा और हरा कर दिखाएगा। सब समझते हैं कि ये भी एक और बड़ा दावा है, जैसे आज पूरे दिन से वो करता आ रहा है। लेकिन ये बात फॉर्मर गिल्ड मास्टर, एक होली टियर्ड वॉरियर, सुन लेता है। वो मर्लिन का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और दोनों गिल्ड के बैटल ग्राउंड्स में उतरते हैं। गिल्ड मास्टर मर्लिन को याद दिलाता है कि उसने यहीं पर कई ताकतवर वॉरियर्स को हराया है, लेकिन मर्लिन उसे पूरी तरह इग्नोर करता है। उस वक्त बिजी होता है अपने कान से मक्खियां निकालने में। ये अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट गिल्ड मास्टर को गुस्से से लाल कर देता है। वो कहता है, मुझ पर फुल पावर से अटैक करो, अगर तुम मुझे 1 इंच भी हिला दो तो तुम जीत जाओगे और मैं तुम्हें एडवेंचरर रजिस्टर करवा दूंगा। मर्लिन परमिशन मिलते ही अपनी वॉर्टेक्स सोर्ड से अटैक करता है और पूरा अरीना उड़ा देता है। बाहर तक की स्ट्रीट्स भी ब्लास्ट में थरथरा जाते हैं। एलिस साइलेंटली दुआ करती है कि मर्लिन गिल्ड मास्टर को ज्यादा हर्ट न करे, लेकिन ब्लास्ट देख के वो भी हिल जाती है। बाकी एडवेंचरर्स अस्यूम कर लेते हैं कि ये डैमेज उनके गिल्ड मास्टर ने किया है ताकि मर्लिन को उसकी औकात दिखाए, लेकिन असली में मर्लिन छोटी सी मुस्कुराहट के साथ बाहर आता है और एलिस को प्रॉमिस करता है कि उसने गिल्ड मास्टर को हर्ट नहीं किया, क्योंकि उसे उसकी जरूरत है एज अ विटनेस। थोड़ी देर बाद गिल्ड मास्टर बाहर आता है हिलता हुआ और लूसिया से कहता है कि नए कपड़े लाओ, क्योंकि उसने डर के मारे अपना पैंट गीला कर दिया है। आखिर में मेरिलिन को आयरन एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर किया जाता है, हालांकि उसने इवैल्यूएशन फेल किया था और गिल्ड के सबसे ताकतवर इंसान को डिस्ट्रॉय कर दिया। एलिस उसे कहती है कि खुश हो जाओ, क्योंकि वो पहला बंदा है जिसे टेस्ट फेल करने के बावजूद भी एडवेंचरर बनने की परमिशन मिली है। मर्लिन एलिस से पूछता है अब क्या करें, फिर खुद ही डिसीजन ले लेता है। एलिस गिल्ड मिशंस पिक करेगी और वो खुद सोलो होली टियर एनिमीज से निपटेगा। उसका गोल है हर महीने 100 कमिशंस करना और उसकी गिनती बहुत बेकार है। कहता है कि इस तरह वो हर महीने 10 करोड़ सोने के सिक्के कमा लेंगे। आखिर में मर्लिन ये भी अनाउंस करता है तुम्हें 10% मिलेगा एकदम फ्री में, लेकिन एलिस बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो गुस्से में मर्लिन से कहती है कि बस अब निकल जाओ। मर्लिन भी निकलता है, लेकिन जाते जाते एलिस को बार बार बुरा भला कहता है कि इतना कुछ करने के बाद भी उसने अपनी औकात नहीं समझी। अब भले ही वो गुस्से में हो, लेकिन भूख भी
भी लगी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके पास खाने के पैसे भी नहीं है और रात गुजारने के लिए कोई जगह भी नहीं। तो एंड में मर्लिन एलिस के घर में घुस जाता है जबकि वो शावर ले रही होती है। एलिस जैसे ही पानी की आवाज के बीच कुछ कदमों की आवाज सुनती है तुरंत निकलती है, लेकिन गलती से उसका बाथरोब गिर जाता है और दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सा मोमेंट हो जाता है। बाद में मर्लिन बड़े शानदार तरीके से उसके सोफा पे बैठा होता है, उसका खाना खा रहा होता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कि वो यहाँ क्यों आया है। एलिस पूछती है, क्या तुम जासूसी करने यहाँ आए हो? मर्लिन कैजुअल तरीके से कहता है, तुम्हारे पास क्या है जो मैं जासूसी करूं? एलिस उससे बार बार सवाल करती रहती है तो मर्लिन थोड़ा चापलूसी करता है, कहता है कि वो तो सिर्फ एक दोस्त की हेल्प करना चाहता है, उसकी सेफ्टी के लिए उसके घर में रहना चाहता है, बस एक छोटी सी प्रोटेक्शन फी लगेगी, सिर्फ 1000 सोने के सिक्के हर महीने। एलिस उस मोमेंट पे उसको बाहर फेंक देती है, लेकिन मर्लिन दरवाजे के बाहर से चिल्लाता रहता है कि इतने सारे एहसान करने के बाद भी एलिस उसके लिए कुछ नहीं कर रही। कहता है, मेरे पास रहने की जगह नहीं है और लिटरली भीख मांगता है कि दरवाजा खोलो। उसकी शोर से आसपास लोग जमा हो जाते हैं, लोगों को उस पर तरस आता है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, बेचारा, लगता है इस वर्थलेस हीरो ने इस बेचारे को यूज करके छोड़ दिया। ये सुनकर एलिस का पेशेंस खत्म हो जाता है, इमेज खराब ना हो इसलिए फौरन मर्लिन को अंदर खींच लेती है ताकि वो और ड्रामा न करे। लेकिन उसके बाद तलवार लेके उस पर टूट पड़ती है गुस्से में कि उसने उसकी रेपुटेशन का कबाड़ा कर दिया। मर्लिन सब अटैक्स इजीली डॉज करता हुआ सीधा सेकंड फ्लोर जाकर उसके बेडरूम में घुस के कहता है, मैं अब यहाँ रहूंगा और क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं मैं तुमसे कोई प्रोटेक्शन फी भी नहीं लूंगा। एलिस बार बार उस पर अटैक करती है, लेकिन एंड में एक्सीडेंटली बेड पे उसके ऊपर गिर जाती है। मर्लिन फुल शेमलेस टोन में कहता है, क्या तुम मेरे साथ बेड शेयर करना चाहती हो? एलिस गुस्से में कुछ बोलने ही वाली होती है कि मर्लिन उसको एक रग में लपेट के सिर्फ एक हल्की सी फिंगर फ्लिक से सुला देता है और खुद मजे से रात भर सो जाता है। अगले दिन एलिस गिल्ड पहुंचती है, पूरा गुस्सा निकालते हुए लूसिया और हॉब्स को बताती है, ये इंसान मेरे घर घुस गया, मुझे जमीन पे सुला दिया और अब मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन हॉब्स को लगता है कि यहाँ मसला एलिस का है, उसके जल्दी गुस्सा होने की वजह से, और वो उसे कहता है कि शांत हो जाओ, जो कि एलिस के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का देता है। मर्लिन बस उठकर गिल्ड पहुंचता है और फक्र से लूसिया, हॉब्स और एलिस के फैन बॉय आर्नोल्ड को बताता है कि वो अब एलिस के साथ रह रहा है, जिससे सब लोग समझते हैं कि इन दोनों ने प्यार के एबीसीज तक का सफर तय कर लिया है। लेकिन आर्नोल्ड को अब भी कोई मसला नहीं, अगर एलिस मर्लिन के साथ तीसरी मंजिल से गुजर गई वो फिर भी अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना चाहता है। वो मर्लिन से एक और मुकाबले की रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि ये बेहतरीन होगा, लेकिन इस दफा मुकाबला तलवार का नहीं होगा, ये एक एडवेंचरर स्टाइल का मुकाबला होगा जहां जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स ले आएगा वो जीतेगा। आर्नोल्ड एक ए ग्रेड गिल्ड कमीशन निकालता है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारना होगा जो डेनबाशर में नजर आ रहे हैं। मर्लिन को मुकाबले की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन जब वो सुनता है कि गिल्ड कमीशन का इनाम 5000 सोने के सिक्के हैं तो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और लूसिया को कहता है कि वो ये कमीशन लेना चाहता है। लेकिन लूसिया कहती है कि एक आयरन रैंक होने के नाते वो अकेले कोई कमीशन नहीं ले सकता। तो मर्लिन एलिस को प्रपोज करता है कि वो टीम बना लें, लेकिन एलिस उसके करीब भी नहीं जाना चाहती। आर्नोल्ड इस मौका का फायदा उठाता है और एलिस को अपनी टीम में शामिल होने का कहता है। उसे बताता है कि उसने पहले ही क्लॉड को हायर कर लिया है जो एक होली टियर्ड एडवेंचरर है और उस पर एक दौलत खर्च की है। वो वादा करता है कि अगर एलिस उनके साथ आए तो पूरा 5000 सोने का इनाम उनका होगा। लेकिन मर्लिन कहता है कि अगर एलिस उसके साथ टीम बनाए तो उसे बेहतर डील मिलेगी। आर्नोल्ड के बराबर के 3 हिस्सों के बजाय उसे 10% मिलेगा। एलिस सिर्फ मर्लिन को चिढ़ाने के लिए आर्नोल्ड के साथ टीम बनाती है, जिससे मर्लिन हैरान रह जाता है कि अब वो किसके साथ टीम बनाए। आखिर में वो नशे में धुत हॉब्स को चुन लेता है और उसे किडनैप कर लेता है। जब हॉब्स होश में आता है वो खुद को एक गाड़ी में पाता है जहां मर्लिन के साथ वो डेनबाशर जा रहे होते हैं। हॉब्स एक्सप्लेनेशन मांगता है और मर्लिन कहता है कि हॉब्स ने खुद उससे रिक्वेस्ट की थी कि इस खतरनाक मिशन पे ले चले, जो कि सच भी था, लेकिन वो इतना नशे में था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कहां फंस गया। हर हाल में हॉब्स वापस जाना चाहता है क्योंकि वो सिर्फ एक लो टियर मेज है, जबकि मर्लिन के पास तो कोई मैजिक पावर भी नहीं। लेकिन मर्लिन हॉब्स को यकीन दिलाता है कि सब ठीक होगा क्योंकि उसे ज़ॉम्बीज जैसे गार्बेज मॉन्स्टर्स से डील करने का एक्सपीरियंस है। उसी वक्त रोज नाइट्स उनके पास आते हैं और वो भी डेनबाशर जा रहे होते हैं, लेकिन हॉब्स कहता है कि रास्ता बहुत तंग है और नाइट्स को मशवरा देता है कि बाकी का रास्ता पैदल तय करें। लेकिन नाइट कहता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वो रोज ड्यूक की बेटी को ले जा रहे हैं जो चल नहीं सकती। मर्लिन बेपरवाही और बेइज्जती के साथ नाइट से पूछता है कि क्या ड्यूक की बेटी लंगड़ी है या कुछ और। लीडर नाइट काइल उस बेअदबी की सजा देने के लिए मर्लिन को कोड़े मारने की कोशिश करता है, लेकिन मर्लिन उसे पकड़ लेता है और नाइट को जमीन पर दे फेंकता है सिर्फ इस बात पर कि उसने उससे लड़ने की जुर्रत की। बाकी नाइट्स जो ड्यूक की खिदमत में हैं फौरन अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और काइल भी उठकर अपनी तलवार निकाल लेता है। मर्लिन नहीं चाहता कि इनकी बेकार जिंदगियां बेकार में खत्म हो जाएं, इसलिए वो उन्हें मौका देता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उससे माफी मांग लें। दोनों तरफ से लड़ाई शुरू होने वाली होती है कि अचानक
अचानक राइनोस का एक झुंड जलते हुए सीधा उनकी कैरेज की तरफ भागता हुआ आता है, तो नाइट्स फौरन कैरेज के सामने आ जाते हैं ताकि अपनी लेडी को बचा सकें। इसी बीच हॉब्स कोशिश करता है कि किसी तरह इस जानलेवा हालत से दूर घिसक जाए, लेकिन मर्लिन वहीं रुकता है। उसे अजीब लगता है कि ये जंगली जानवर ऐसे क्यों भाग रहे हैं। उसे शक होता है कि ये किसी चीज से डरकर डेनबाशर से भाग रहे हैं। हर सूरत में मर्लिन आगे बढ़ता है ताकि नाइट्स को कुचले जाने से बचा सके और इस बगदड़ का अकेले सामना करे। यहाँ तक था इस सीरीज का पहला हिस्सा। अगर आपको ये एनिमे पसंद आया हो तो इसे 10 में से रेटिंग दें। पर्सनली मैं इसे 10 में से 9 दूंगा, क्योंकि ये हद से ज्यादा फनी है। अगर आप अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब करें। देखने का शुक्रिया।